नॉर्मल वगैरह वो तो। अब तुम सुन लो, अब तुम्हारा चांस गया। अब देखो सुनो, जिससे कि एक मिनट, एक्चुअली वो जो उनके यहाँ कोई किसी चीज मतलब किसी की डेथ हुई है वहाँ पर सृष्टि के यहाँ, तो इस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है क्योंकि जेन्युइन रीज़न है, वैसे मैं करता नहीं हूँ किसी के कहने पर। सुनो, भैया मैं नहीं आया था तो आपने मेरे लिए तो करी नहीं थी। तो तुम क्या कर रहे थे? मैच देख रहे थे? भैया वो सच में एक इंसिडेंट था। वो मैं बाहर गया, वहां पे टाइम लग गया। अच्छा, अच्छी बात है। देखो इधर देखो, फिलहाल देखो, वो भी सुन लेंगे गलत तो बात है, भेदभाव कर रहे हो आप। भाई साहब किसी की डेथ होना एक जेन्युइन रीज़न है। तुम कोई मैच वैच देखने जा रहे हो तो मैं ऐसा इस पर रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। मैच का रीजन नहीं पता। मैं बाहर चला पे टाइम नहीं पता चला मेरे को। मैं दाढ़ी कटवाने के बाद वहां ये पे कोई चला गया ये था कोई जेन्युइन सामान रीज़न नहीं लेने। है, ये कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, ठीक है? तुम भूल गए हो सच तो सच। अगर वहाँ। भैया तुम्हारे बुला केस, लो, अगर भैया। नहीं तुम्हारे केस में एक गलती है, वहाँ पर कंपल्सन है कि जाना ही जाना है। अरे फिलहाल तुम उस पर कोई ध्यान दो, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बताया। हाँ, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा, दोनों ही फ्रेम एक्सेलेटेड हैं, दोनों ही फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, लेकिन पहले वाले केस में हमें वेटलेसनेस महसूस होती है, दूसरे वाले केस में हमें नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें आउटवर्ड खींच रहा है, तो हमें यहाँ क्यों नहीं फील हो रहा। तो बस इसका इतना सा आंसर है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा आंसर है कि पहले वाले केस में जो लकीली जो वो है सूडो फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट है। ये चांस वाली बात है, बुला ले, बुला ले। ठीक है? अरे सुन लो यार, सुनो। चांस वाली बात है कि यहाँ पर जो सूडो फोर्स लग रहा है इस केस में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, इस वजह से दोनों फोर्स कट के जीरो हो जाते हैं, ठीक है? भाई लेकिन और बताना। मैं ये कह रहा हूँ, पहले वाले केस में लकीली जो सूडो फोर्स लग रहा है उस इंसान पर, वो क्या कह तैयारी रहा कैसे चल रही है तेरी पेपर की? है, व्हाट द हेल, किससे बात कर रहे हो तुम योगंग? मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया यार। खैर, यहाँ पर जो सूडो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है यहाँ पर लकीली, इस वजह से ये जो दोनों कट पिट के जीरो हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वेटलेस है, मतलब हमारा वेट ही नहीं है कुछ। यहाँ पर क्या है, एम जी नीचे है, सूडो फोर्स इधर लग रहा है, क्या होगा? हमें वेटलेसनेस महसूस होगी नहीं। लेकिन 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 अगर भैया मैं, यही तो कह रहा था मैं भी कि वो तुमने तुमने अपोजिट यहाँ है, वो तक कितने तुमने यहाँ तो एंगल पे सही है। बताया था, यहाँ सही था कि तुमने कहा 50% सही है, यहाँ सही नहीं बताया। अब सुनो। यहाँ में दिख रहा था ना एंगल पे हाँ हाँ ठीक है, एंगल एंगल समझ गया। अब तो देखो यार, ये जिस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में जमीन के ऊपर, ठीक है? अगर मैं इसका सर्कल जो है कुछ इस तरीके से सेट करूं, यानी कि इस इंसान को कुछ इस तरीके से घुमाऊं, कैसे कि इसका जो सूडो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हो जाए, तो उसको तो ये भी वेटलेस, वेटलेस फील करेगा। तो ये वेटलेस फील करेगा। यानी कि इस सर्कल को कुछ इस तरीके से घुमाऊं इस इंसान को कि वो एम जी के अपोजिट हो जाए, तो ये वेटलेसनेस महसूस होगा। तो तुम्हारे पास कोई जैसे एग्जाम्पल साइकिल है? चलती है वैसे कर लो। कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास जिसमें कुछ इस तरीके से तुम घुमाओ किसी चीज को कि वेटलेसनेस महसूस हो? हाँ भैया भाई। एक पार्ट में तो शायद बताया आपने उसके बाद बच्चे को घुमाते जो है, हम नहीं बचपन में नहीं 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 हमारे नहीं, घर के ना ना, पापा। जो घुमाते हैं तो बच्चे को वेटलेसनेस महसूस नहीं होती, उसको लगता है कि कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो जाता है। नहीं, वो वाला जो झूला होता है ऊपर ऊपर जो घूमते हैं। ऊपर ऊपर कौन वही सा नाम क्या होता है उसका? जो थ्री एवर। सिक्सटी वाला झूला होता है, उसमें एक एवर। जाऊं ऊपर, ऊपर जा रहे हो तुम तब शायद। हाँ तुम काफी सही पहुंच गए हो, मेरी गो राउंड में बुलवाना चाह रहा था तुमसे। हाँ, जो भी होता हो वो नाम नहीं पता। हाँ, अब देखो तो भैया जरा। उसमें एक केस में तो होता होगा जब हाँ नीचे आ हाँ, रहे हैं तब नहीं करेक्ट होता करेक्ट होगा करेक्ट, ना। सुनो पहले, सुनो। जैसे तो मेरी गो हाँ। राउंड में कुछ इस तरीके से होता है। ये एक्चुअली इसको ऐसा बना देते हैं सपोर्ट देने के लिए, निकल जाएगा। हाँ, तो क्या होता है, एम जी तो हमेशा नीचे है हर केस में। देखो यहाँ पर भी नीचे होगा, यहाँ पर भी नीचे होगा, यहाँ पर भी नीचे होगा, यहाँ जब पर ऊपर भी। जा रहे होंगे तब सही होगा। हाँ बिल्कुल सही। देखो एक मिनट, बना पहले डायग्राम बना दूंगा। ये बस मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया, तुम्हारे उसके अंदर नहीं है, बस तुम समझ लो, ठीक है? एम जी हमेशा नीचे है, हमेशा बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल एम जी तो हमेशा, ठीक है? अभी मैं फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक की केस की बात करता हूँ, 1 से लेके 2 3 4 5 6 तक। यहाँ तक तो वही होंगी जो चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है? एम जी हमेशा नीचे है, लेकिन इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सूडो फोर्स कहाँ पर होगा? नीचे ही होगा।
आउटवर्ड। तो यार बेटा में डबल फील होगा। अरे बढ़ जाता है वेट नीचे। तुमने देखा नहीं जब अबे तुम देखा, नीचे बेटा जा रहे बहुत होते हो, ज्यादा। सुनो सुनो, जब तुम नीचे आके जब तुम ऊपर जा रहे होते हो बिल्कुल सबसे नीचे, तुम्हें ऐसा लगता है वेट बढ़ गया है तुम्हारा। हाँ हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, तुमने अभी बोला डबल हो जाता है, अभी एफपी की वैल्यू नहीं पता हमें, अच्छा अच्छा। हमें पता मतलब है कि वही है, बढ़ेगा, मतलब बढ़ा बढ़ हाँ, जाता है। बढ़ेगा। इधर देखो जरा, यहाँ पर कैसा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर कैसा होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर कैसा होगा, अब देखो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सुनो, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं इस वेक्टर के, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इस एफ पी का जो ये वाला कंपोनेंट है वो एम जी के साथ कट के इसका वेट कम कर देगा हल्का सा। इस वजह से जब तुम ऊपर जा रहे होते हो तब तुम्हें वेट अपना कम सा लगता है। देखो यार इसका कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, तो इसको वाइट सी बनाते हैं। ये क्या होगा इस तरीके से एफ पी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो अब वर्टिकल कंपोनेंट और बढ़ गया, तो हमें अब तुम्हें थोड़ा सा अपना और हल्का वेट महसूस होगा, ठीक है। अब देखो यार सबसे ऊपर क्या होगा एम जी, Constant। नीचे नहीं 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 ऊपर एफ पी। तो अब तुम्हें सबसे ऊपर जब तुम होते हो जी तब तुम्हें जीरो। नहीं 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 ना ना ना, अभी तुम जीरो नहीं कह सकते, तुम्हें एफ पी की वैल्यू नहीं पता। अगर एफ पी की वैल्यू भी एम जी हुई तब जाके तुम्हारा वेट जीरो होगा, वरना बस तुम इतना सोचो बस कि तुम्हें एम जी माइनस एफ पी वेट महसूस होगा थोड़ा कम। अब वो कितना कम है वो बताएगा कि एफ पी की वैल्यू क्या है, समझ में आया? हाँ भैया। अरे जिसने पूछा था उससे पहले तो वो बताया। हेलो जयेंद्र, हाँ भैया समझ में आया? आगे चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही तो तुम्हें सूडो फोर्स लगानी पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस सूडो फोर्स सेंट्रीपिटल से नहीं कटेगा ना। अरे तुम्हें अपने लिए, तुम रुके हुए अपने लिए, तो तुम्हारा फ्रेम देखो, तुम्हारे लिए तो अनएक्सेलरेटेड हो लेकिन तुम्हारा फ्रेम एक्सेलरेटेड है, इस वजह से तुम्हें सूडो फोर्स लगाना पड़ रहा है। जब तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में, जैसे कि तुम इस तरीके से बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठे हुए हो, तो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं पता, तुम्हें पता है फिलहाल सूडो फोर्स के बारे में। तुम अपनी कैलकुलेशन में, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इन बॉक्स के अंदर बैठे हुए हो तो तुम्हारी किसी भी कैलकुलेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा। क्या आएगा? सूडो फोर्स और जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं वो। ऐसे इसके न्यूमेरिकल है हमारे कोर्स में, कोई बाहर की बात नहीं है। सुनो जरा, तुम्हारे कोर्स में एक बताओ मजेदार चीज क्या है। मजेदार चीज ये है कि इस जो मेरी गो राउंड है उसको मैं कितनी वेलोसिटी से घुमाऊं या कितनी स्पीड पे घुमाऊं कि तुम्हें सबसे ऊपर वेटलेसनेस महसूस हो। 9.8 मतलब कि सुनो, तुम्हें तब वेटलेसनेस महसूस होगी जब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि मैं भी बता देता हूँ, देखो अगर तुम्हें वेटलेसनेस महसूस करनी है तो तुम्हें एम जी माइनस एफ जीरो करना है, कैसा ना कैसा सबसे ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, एफ पी इजिकल टू एम जी। अच्छी बात है, इसको खोलो जरा, एम ए पी। अब ये क्या है, सूडो एक्सेलरेशन, ठीक है। एम जी, एम से एम काटो, इजिकल टू जी, यानी कि ए पी तुम्हें याद है क्या होता था, जिस भी फ्रेम में तुम घूम रहे हो, जिस एक्सीलरेटेड फ्रेम में, उसका अपोजिट होता था ए पी। यानी कि तुम्हें इस मैरी गो राउंड की स्पीड कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो वो जी के बराबर हो जाए, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो वो जी के बराबर हो जाए, तब तुम्हें सबसे ऊपर बिल्कुल वेटलेसनेस महसूस होगी। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब सुनो जरा, ऐसा करते हैं, ये आपने सी बनाया, पी बनाया, यहाँ पर पी है, यहाँ सी है, मतलब इसका अंतर में समझ नहीं आया। कहने का मतलब ये है, तुम ये बताओो, ये जो सूडो, ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्यों आ रहा है, हमें क्यों जबरदस्ती सूडो फोर्स लगाना पड़ रहा था? अपने फेस को डिफाइन करने के लिए। फेस को डिफाइन करने, बिल्कुल सही। तो हमें अलग से क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में, हाँ, और हमें पूरी दुनिया कौन से एक्सेलरेशन में जाती हुई दिखती है, हमारा जो भी एक्सेलरेशन है उसका उल्टा, उसका अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये एपी का सोर्स क्या है?
मतलब एपी क्यों लगाया गया है? क्योंकि आप एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है और उस एक्सीलरेटेड फ्रेम का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है? एसी। तो असलियत में इस एपी की वैल्यू जी होनी चाहिए, या फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू जी होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब देखो यार, जिस रेडियस में ये घूम रहा है मेरी गो राउंड, उसको मान लेते हैं क्या माने, कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मेरी गो आर एम मान लेते हैं, रेडियस ऑफ मेरी गो राउंड। तो देखो यार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर एम और इज इक्वल टू जी। इससे वी की वैल्यू निकाला जरा, आर एम जी रूट में। तो अगर तुमने इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इस मेरी गो राउंड की, तुमने रूट आर एम जी कर दी, तो तुम्हें सबसे ऊपर बिल्कुल वेटलेसनेस महसूस होगी। लेकिन सुनो, जो यहाँ पर एक जो बॉक्स होता है, यहाँ पर लोग बैठे होते हैं, इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं मेरी गो राउंड को अपने कंप्यूटर से, जो भी होता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उनको वी से मतलब नहीं होता। जैसा जो रियल लाइफ में ये वी नहीं चलता, वो उनको चाहिए होता है आरपीएम में, कितने रोटेशन पर मिनट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? वी से ओमेगा निकालना है, वो आएगा रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा से निकालना है आरपीएम में। देखो यार, तुम्हें वो वी और ओमेगा कोई रिलेशन पता है? सब चलेगा क्या? अरे वी और ओमेगा का रिलेशन पता है तुम्हें कोई? जी और ओमेगा का हाँ, वे वो सेंट्रीपिटल वाले में ही था। अरे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था। आर ओमेगा। हाँ, तो बस ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। ये वी अपॉन आर, स्मॉल आर आ गई। अब तुम अपनी वी क्या लगा रही हो? ये वाली। तो तुम रेडियस कौन सी लगाओगे? कैपिटल आर एम। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मैथ आती है तो मैं इसको रूट एम आर से काट सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे रूट रहा है। रूट 2 अपॉन 2 होता है 1 अपॉन रूट 2। समझ सकता हूँ ये। ठीक है, तो देखो जरा, तो क्या आ गया आंसर? जी अपॉन रूट, सॉरी, रूट जी अपॉन रूट। ये रूट करना है? नहीं, ये तो बस तुम्हें तुम्हारी मजे के लिए बता रहा हूँ। देखो जरा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाद में आएगा ये। ठीक है, यानी कि अगर तुमने ओमेगा घुमाया इतने रेडियन पर सेकंड पर, तो क्या होगा? तुम्हें वेटलेसनेस महसूस होगी। लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आता रेडियन क्या होता है भाई साहब, हमें नहीं पता। उसको क्या समझ में आता भाई साहब? कितने चक्कर लगाने 1 मिनट में बता दो हमें। तो तुम उसको क्या करोगे? ओमेगा को अब सुनो जरा, कितने रेडियन कवर हो रहे हैं 1 सेकंड में? तो ये बताओ 1 मिनट में कितने रेडियन कवर होंगे? 2 पाई 60 से इंटू कर दो भाई। ठीक है, कितने रेडियन कवर हो रहे हैं? सॉरी, इंटू 60। ठीक है, तो ये आ गए रेडियन इन 1 मिनट। ठीक है, अब इतने रेडियन कवर हो रहे हैं, इनमें चक्कर कितने लग रहे हैं ये बताओ? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? डिवाइड कर देंगे भैया। सॉरी, डिवाइड 2 पाई से डिवाइड लगा दो। तो ये क्या आ गया? आरपीएम। अगर तुमने इतने आरपीएम पे अपना मेरी गो राउंड घुमाया, तुम्हें सबसे ऊपर बिल्कुल हल्का महसूस होगा। और एक और चीज, हर चीज के लिए फॉर्मूला बन रखे हैं। देखो मैंने ये बना दिया है बस, तुम्हें असली से भी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए था। अब तुम के जो इंसान है उसको कैसे ना कैसे तो बताओगे ना वैसा कि इतनी तेजी से घुमाना इस चीज को। तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं करना है, तुम्हें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए क्या क्या है ये। अब समझ रहा? भी किसी की सुनो माइक से आवाज आ रही है क्या? पता नहीं। एक चीज सुनो भाई भाई, तेज फटी फटी। अरे मेरी बात सुनो भाई, एचपी की वैल्यू क्या आई? mg। ठीक है, अब क्या फट रहा है? अरे यार सुन लो, हाँ, एफपी की वैल्यू आई mg, यानी कि सबसे ऊपर वेटलेस महसूस होगी। ठीक है, लेकिन जब सबसे नीचे आएगा तो एफपी की वैल्यू क्या है? mg, यानी कि अब तुम्हें 2 mg महसूस होंगे। तुम्हें अपना जो वेट है डबल लगेगा। अगर तुम्हारा 60 है तो तुम्हें 120 महसूस होगा।
और तुम्हें मैं बता दूं इतनी तेजी से नहीं घुमाया जाता। जब तुम इसमें वैल्यू डालोगे रियल वैल्यूज, इसमें तुमने रेडियस डाल दिया मीटर में, फिर इसमें 10 का वो कर दिया ऊपर, G10 लेंगे, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। इतनी तेजी से नहीं घुमाई जाती चीज़ों को, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, उल्टी उल्टी होंगी, तुम्हें कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो महसूस होता है वो बहुत हल्का सा वेट भारी महसूस होता है, बहुत हल्का सा। ये कितने धीमे तो घुमाया जाता है उससे। वही तो मतलब ओवरऑल ज़्यादा तेज घुमाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा वेट महसूस होगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, मुझे कोई भी एक बंदा आंसर दो जरा, कोई भी दे सकता है। इतनी स्पीड पे वेटलेसनेस महसूस हो रही है, ठीक है, इतनी आरपीएम पे, अगर मैंने इसमें आरपीएम और बढ़ा दिए, इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिए, तो क्या होगा? क्या? अगर मैंने ये जो अगर मैंने इतने ओमेगा पे घुमाया मेरी को राउंड को, तो तुम्हें वेटलेसनेस महसूस होगी, ठीक है। अगर मैंने ओमेगा इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? भैया हम बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर चले जाएंगे बाहर नहीं, ऊपर चले जाओगे तुम। ऊपर 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 का मतलब लिटरली ऊपर। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर जैसे मान लो तुम्हारी mg की वैल्यू आ रही है मान लो 20, वेटलेसनेस की चाहिए थी 20, यहाँ ऊपर 20 चाहिए थी टूडो फोर्स में, ठीक है। तुमने मान लो ले ली 22, इतनी तेज घुमाया तो 22 हो गई, तो नेट फोर्स क्या आया? ऊपर आया नेट फोर्स 2, 22 माइनस 2, 22 माइनस 20, तो नेट फोर्स क्या आया? ऊपर की तरफ 2 न्यूटन। तो तुम्हारी जो सर है ना, ये वाला सर, वो ऊपर दीवार में जाके लगेगा। और अगर ऊपर ये वॉली ना हो, ये वाली, तो तुम उड़ जाओगे ऊपर की तरफ। तो मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में चला गया सर। खैर ये बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आज मैं कहा था थर्ड, आप बता रहे थे। हाँ, हेडिंग डालो आ न्यू क्वांटिटी। भैया वो जो आपने कल लिखवाए थे स्पेशल नोट्स, उसके 2 पॉइंट लिखवाए थे आपने, हाँ हाँ तो उतना ही है बस खाली? हाँ, उतना ही है, कितना चाहिए था? और भाई कितना चाहिए तेरे पूछ रहा था। अरे पूछ, तुम जो बोलते हो तुमने देखा। यहाँ ये मैं क्या बोलता हूँ, ये गलत नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा नहीं बोलते, सबसे ज़्यादा लकी बोलता है, लेकिन तुम भी बोलते हो। अब देखो यार, चल मौज ले लो अपनी। मौज भी ना लूँ मैं, इतना सीरियस होकर पढ़ाना चाहिए भाई। अब मेरी बात सुनो जरा, एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी हमें। सुनो 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 सुनो, अभी हमें एक नीड पड़ने वाली है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम बता दूंगा कि क्यों नीड पड़ी है। तो हम नई क्वांटिटी डिस्कवर करते हैं। देखो जरा, एफ इक्वल होता है एम ए, लिखते चले जाओ, आसान है। एफ इक्वल होता है एम ए, अच्छी बात है। ए को खोल दो, v माइनस यू अपॉन टी, ये तो मैं पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। इससे क्या आ गया? m का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एम वी माइनस एम यू, और यहाँ टी को धर ले जाओ, एफ इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम वी उसकी तरह ये तो उसकी वो ये डेरिवेशन। अरे सुनो 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 सुनो, v क्या था? फाइनल स्पीड, u क्या था? इनिशियल स्पीड, ठीक है। एम वी क्या होता है? मोमेंटम, यानी कि ये है फाइनल मोमेंटम, फाइनल पी, और ये क्या है? इनिशियल पी। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो? सुनो सुनो, इसके आगे लिख लो, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या आई? एफ इंटू कैपिटल टी, सॉरी एफ इंटू टी। इसको रेक्टेंगल बंद कर लो। स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ, न्यूज़ तो यही चल रही है, देखते हैं चलो। न्यूज़ तो पहले भी आई थी, आती रहती है। ठीक, किस सितंबर से बोलना है? खोलो किसने? देखो यार, आज काफ़ी कुछ कराना है, क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम चला गया, आधा घंटा चला गया सर। हाँ, तो थोड़ा बातें भटका करो। देते हैं, मैं आपको भी फालतू में। हाँ सुनो यार, यहाँ तक लिख लिया। हाँ लिख लिया। अब ये देखते हैं, हमें नई क्वांटिटी डिस्कवर करनी है। अभी तुम उसको थोड़ा साइड में रखो, नई क्वांटिटी डिस्कवर करते हैं, क्यों नीड पड़ रही है हमें। देखो यार, एक बॉल है जिस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। फोर्स लगा रहा, सिंगल फोर्स ये है,
एफ नेट यानी कि 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सीलरेशन आएगा इसमें, और हम क्या कहते हैं अपना मोमेंटम, सॉरी इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, डेल्टा भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चलेगी, मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे फोर्स और मास पता है बस, और कितने टाइम के लिए फोर्स लगा ये बताया मैं, तो मैं इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम सब निकाल सकता हूँ, सब निकाल, और डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, सब निकाल सकता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ देखो जरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फोर्स है, सुनो सुनो, जो फोर्स है और जो टाइम है वो निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों, देखो जरा, एक तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ। इस बॉल को देखो यार, ये बॉल है, अच्छी बात है, ये बॉल गिरेगी, ध्यान से देखना बॉल को, बॉल जो है, कोई सुनना है कि नहीं? हाँ हेलो हाँ, सुना सुना सुना, जो बॉल जो है वो जमीन से कुछ मिली सेकंड से भी कम सेकंड के लिए कांटेक्ट में आती है, बस बहुत ज़्यादा कम सेकंड के लिए, और उस छोटे से सेकंड में इसका मोमेंटम नीचे से ऊपर हो जाता है, मोमेंटम पूरा बदल जाता है। तो मैं चीज़ समझ में आई, बहुत थोड़ी देर के लिए जो बॉल होती है टकराती है ज़मीन से, जो क्या कहते हैं ज़मीन है वो इस बॉल पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाती है कुछ देर के लिए, और उस बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से इस बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है काफ़ी। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, हाँ सुनो सुनो, तो पॉइंट ये है कि तुम्हें अभी लग रहा है ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। एफ और टी, ये बहुत छोटा होता है टी, और फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम इन दोनों को कैलकुलेट करने के अलावा हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चेंज इन मोमेंटम यानी कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप एफ और टी जब बॉल टकराती है तो एफ और टी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करो चेंज मोमेंटम कैलकुलेट कर लो। इस वजह से हमने चेंज इन मोमेंटम को एक नया नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वो है इम्पल्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू। अब ये चीज़ सुन जरा होते हुए देख लो। अब मैंने कह दिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा है देखो जरा। इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम एक ही होता है। हाँ, इम्पल्स और चेंज मोमेंटम बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेम चीज़। तो भैया एक बात बताइए, हाँ, तो हम एफ और टी की जगह हम एम वी माइनस एम वी भी लिख सकते हैं अरे इम्पल्स का फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल, अभी डेरिवेशन कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। देखो जरा, तभी माइक्रो से आवाज निकल रही है। मेरी आवाज़ मुझे भाई तेज आ रही है। सुनो सुनो सुनो, मैंने दो ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा फोर्स और टाइम का, ये देखो यहाँ लिख रहा है सबसे ऊपर ऑरेंज में, तो फोर्स टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इधर क्या है? मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो ठीक है, मैंने क्या बोला था तुमसे? फोर्स और पहले एपिक पेन खोल लूँ, एक मिनट रुकना जरा, खुल जा भाई। हाँ हाँ, मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर मैं फोर्स और इतनी नोटिंग है, चलो कोई नहीं, फोर्स और टाइम ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम सेकंड में, बहुत ज़्यादा कम सेकंड में बहुत ज़्यादा पहले फोर्स बढ़ेगा और फोर्स कम हो जाएगा। तो देखो यार, ये होते हुए देखो जरा, इस बॉल को गिराते हैं, हाँ प्ले करते हैं, दिखाई दे रहा है? अब देखो तुम, मैं इसको जूम करता हूँ ग्राफ को, और देखो रीडिंग पढ़ना, रीडिंग तुम कैसे पढ़ोगे? एक मिनट, हाँ, एक्स एक्सिस पे देखो टाइम कितना है, 13.38 दिख रहा है? 13. हाँ, अब सेकंड पे भी। देखो, हाँ 38.38 सेकंड। अब देखो इतनी बड़ी जो पीक आई है वो खत्म हो जाएगी मात्र, देखना जरा, 13.42 सेकंड में, यानी कि सेकंड सम 13.38
कितना आया है 0.04 0.04 यानी कि 0.04 सेकंड में तुम देखो फोर्स कहां से कहां पहुंचा है 0 से 300 न्यूटन से ऊपर गया है 300 और ये ज्यादा ही है ये ज्यादा ही है और 300 तो इस 300 वजह से से ऊपर है, हाँ 300 300 से ऊपर है 98 300 से ऊपर ही 350 अरे वो मैटर नहीं करता, 325 तो मैं इतना बता रहा हूँ भाई अब सब बता दिया यहाँ पे। सुनो और क्या? सुन लो फोर्स और टाइम कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है चेंज इन मोमेंटम करना ज़्यादा प्रेफरेंस है हमारी चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई जितनी वेलोसिटी से आई है और जितनी वेलोसिटी से गई है एम वी माइनस एम यू कर दो तो बस हमने एम वी माइनस एम यू को एक नया नाम दे दिया है इसको नया नाम दे दिया है बस और कुछ नहीं है इम्पल्स इम्पल्स तो सही है तुमसे अगर कोई भी पूछ ले भाई साहब कि भाई तो इसकी इम्पल्स बता दो तो वो तुमसे असली में चेंज इन मोमेंटम पूछा है बस और कुछ नहीं पूछना नया नाम नया है माइनस नाम नया है लेकिन बात है वही है इसको कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं बताता हूँ इम्पल्स को देखो यार तेरा बड़ा कुछ लाएगा। सुनो 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 इम्पल्स अब तुम्हें एक चीज मालूम होनी चाहिए अभी तक तो कि हम हर चीज़ का एक सिंबल असाइन करते हैं हर चीज़ का तो इसका हमने किया है जे कैपिटल जे फॉर्मूला अरे क्या तो है हमें क्या जाएगा तो याद करना पड़ेगा formula। तो इसका मतलब जे इज इक्वल टू एफ इनटू टी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ इनटू टी ये हम देंगे कि पूरा नाम देंगे जे लिख लो समझ जाएगा हर कोई जे लिखा है तो क्या है इसका मतलब ठीक है अब सुनो जरा जिसने शुरुआती क्लास करी है आई थिंक शुभ अब शायद तुम्हें भी समझ में आ जाए जे इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी है इसका मतलब एफ टी ग्राफ का एरिया तुम्हें इम्पल्स देगा या शुभ समझ में आई वाली चीज मैंने वीडियो में बोली थी ये चीज हाँ ठीक है इसका मतलब ये फोर्स टाइम ग्राफ था अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हाँ इंटीग्रेशन का वैल्यू यूज होगी हाँ तो पहले मेरी बात सुनो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल लूँ यानी कि ये वाला शेड कर देता हूँ ये वाला तो मेरे पास इम्पल्स आ जाएगी बॉल की इतने इतने टाइम पीरियड के लिए इसका मतलब इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है अभी होगा तो पहले लिख लेते हैं इतनी बड़ी रामकथा जो बोली है लिखो जरा लिखते चले जाओ तुमने लास्ट चीज लिखी थी ये वाली ये चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ इनटू टी ठीक है तो लिखो जरा we sometimes encounter examples we sometimes थोड़ी थ्योरी है इसमें काफी encounter क्या एनकाउंटर अरे एक encounter का सिर्फ एक मतलब नहीं होता we sometimes encounter examples where a large force acts for a very short duration producing a finite change in momentum producing अब तुम्हें शायद लाइन समझ में आ गई होगी ये वाली और ये आ गई। producing a finite change in momentum तुम्हें कुछ चीज़ अंडरलाइन करनी है क्या तुम्हें अंडरलाइन करो वेयर अ लार्ज फोर्स और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और फिर नीचे करो फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ठीक है ये लिख लिया अब बात आती है ऐसा कब होता है देखने को मैं बॉल वाला एग्जांपल लिखवा रहा हूँ एग्जांपल व्हेन अ बॉल ये अंडरलाइन क्या करना था एक मिनट दिखा देना वेयर अ लार्ज फोर्स अंडरलाइन करना था वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम हाँ व्हेन अ बॉल फॉलिंग वर्टिकली जब एक बॉल गिर रही होती है वर्टिकली हिट्स द ग्राउंड जब वो टकराती है ग्राउंड पर हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस ऑफ और बाउंस होकर चेक ऊपर चली जाती है फिर से ठीक है तो क्या होता है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड
इट इज इन। तुम भाई थ्योरी पढ़ रहे हो किसी बुक से या फिर मजे मार रहे हो तुम जिंदगी के? कैसे भी क्या किसी बुक से थ्योरी पढ़ रहे ये हो? मैं तो एनसीईआरटी कर रहा हूँ भैया तो। अरे बिल्कुल ये पता नहीं कैसे चल जाता है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ कोई ना कोई एक बुक जरूर पढ़ना, पूरी पूरी। सबसे जो छोटे में लिख रही है वो एनसीईआरटी और एससी वर्मा कगतें लिखी हुई है। अगर तुम्हें थोड़ी मतलब मैंने वो ले रखी है ऐसे लग रहा है मैं क्यों पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें बता दूँ, एसएलआर में बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज है लेकिन बहुत लंबा दे रखा है। एनसीईआरटी में डीप लैंग्वेज है लेकिन बहुत छोटा दे रखा है। और सेम चीज़ एससी वर्मा के साथ है। तो तुम्हें एनसी और एससी वर्मा में दिमाग ज़्यादा मारना है, एसएलआर में दिमाग कम मारना है, टाइम ज़्यादा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे किसी भी तरह के बच्चे के लिए जो सही रहती है वो बिल्कुल बीच वाली है एनसीईआरटी, बीच में, नो कंफ्यूजन। और तो ये जैसे अपने वो रेफरेंस बुक ये बना लूं और हाँ बिल्कुल ये कर लूं उससे बिल्कुल पढ़ बिल्कुल लूं। बिल्कुल ऐसा ही, ये ज़्यादा सही रहता है। जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आसान आसान को ऐसा से कर लेना। एनसीईआरटी से तब अटेम्प्ट करना जब चैप्टर खत्म हो जाए। एनसीईआरटी के बहुत कठिन होते हैं। हाँ बोलो शुभ। और न्यू भैया बड़ी एक बात बताइए, रूटीन डिवाइड अरे शुभ बोलो। हाँ भैया एक बात बता, अभी अभी जैसे मैं अभी कोई वही ले आऊँ, एक्स्ट्रा बुक नहीं लाया मैं, तो अब लाने की जरूरत है कोई? देखो अभी तो आपके नोट से पढ़ लेता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ डॉक्यूमेंट से। एनसीईआरटी तो मस्ट है। तुम मानो मतलब तुम्हें माननी ना मानो, एनसीईआरटी तो लानी है तुम्हें कुछ भी हो जाए। एनसीईआरटी तो है मेरे पास, पूरा कोर्स है मेरे पास, तो मैं कोई एक्स्ट्रा बुक लेके आया, तो बताइए लेके आऊँ? देखो फिलहाल मत लेके आओ, फिलहाल मत लेके आओ। फिलहाल तुम क्या करो, नोशन से सारी ये डाउनलोड। एनसीईआरटी मैं तो एचसी वर्मा से सीखता हूँ। देखो एनसीईआरटी तो तुम्हें लेनी है, मेरी मानो तो। आपने पहले कहा था कोई भी एक मेन बुक बना लो, कोई रेफरेंस बुक बना लो, बिल्कुल सही, मैंने जब ऐसे ही मेन बोला बुक से समझ में नहीं आए तो एनसीईआरटी में ऐसा से कह रहा हूँ। एनसीईआरटी में लैंग्वेज जो है बिल्कुल मीडियम दे रखी, ना कठिन है ना आसान है। क्वेश्चन भी क्वालिटी है लेकिन तुम डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते उनको एनसीईआरटी के। तो मैंने तुम्हें अपना बता दिया, अब तुम जो करना चाहो करो। इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। तो बेसिकली ये बात है, छोरिया में एनसीईआरटी से पढ़े हैं। हाँ कर लो। तुम देखो सुनो, तुमने अगर एससी बनो पढ़ रहे हो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब दोनों ही लेवल, दोनों ही बुक जो है डीप में लिखी गई है। हर चीज़ को स्ट्रेच करके एसएलआर की तरह मतलब लिखा नहीं गया उसमें। तुमने एनसीईआरटी देखी कितनी पतली है? जैसे शान खान 8 9 10 में सब कुछ लंबा लंबा करके। हाँ हाँ, डिटेल में एक ही चीज़ को बार बार इधर से उधर, उधर से उधर। हाँ तो देखो यार, ग्राउंड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बॉल टकराती ग्राउंड से बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए, अच्छी बात है। बट स्टिल द फोर्स इज लार्ज इनफ, द फोर्स इज लार्ज इनफ, द फोर्स इज लार्ज इनफ। फोर्स इतना तो बड़ा होता है कि वो मोमेंटम बहुत काफ़ी सारा चेंज कर दे। इज लार्ज इनफ टू रिवर्स। तो भैया वो इनिशियल से तो कम ही रहता होगा ना जो एक्सीडिंग है? क्या 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 वो इनिशियल से तो कम ही रहता होगा ना जो एक्सीडिंग है? समझ तुम्हारा जैसे क्वेश्चन। पहले जो फोर्स होती होगी वो इनिशियल से तो कम ही रहती होगी ना? इनिशियली कौन सा पिछले वाले में जैसे पहले हमने एक बार मारी, फिर उसका जो अगला जो होगा उसमें तो कम फोर्स रहेगी ना कंपैरेटिवली जो पहले फोर्स लगी है। चलो सुनो, पहले मैं तुम्हारा को बता दे रहा हूँ। बॉल नीचे आई और टकरा के फिर ऊपर चली गई। अब तुम क्या करें? हाँ अब मैं कह रहा हूँ फिर इसके बाद जब ऊपर आएगा, जब नीचे आए तो कंपैरेटिवली कम फोर्स लगेगा ना? अगर तुम परफेक्टली क्या कहते हैं सारी चीजें परफेक्ट कर दो, जैसे फ्रिक्शन हटा दो और एयर रेजिस्टेंस हटा दो सब कुछ, तो बिल्कुल सब कुछ सेम ही ये तो रहेगा। लेकिन अगर तुमने हवा भी चला दी, ये जमीन ने थोड़ी एनर्जी रिजॉर्व कर ली, तो ये थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा, उसके बाद थोड़ा और कम, फिर और कम, फिर और कम, और कम, और कम, और कम। ठीक है, तो परफेक्ट केस में तो नहीं होगा ऐसा। इम्परफेक्ट जो कि रियल लाइफ में होता है हमेशा, उसमें होगा कि फोर्स कम होता जाता है। लेकिन करना क्या है उसका, फिलहाल हम चेंजिंग मोमेंटम निकालना है। हाँ, द फोर्स इज लार्ज इनफ टू रिवर्स द मोमेंटम ऑफ बॉल। ठीक है, इन दीज कंडीशंस
जब इस तरह की कंडीशन आती है कि बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए लगता है, इन दीज कंडीशंस द फोर्स and the time duration are difficult to calculate. फोर्स और टाइम जो होते हैं कैलकुलेट होते हैं इस तरह की कंडीशन में। आई थिंक काफ़ी आसान हिंदी इंग्लिश है, समझ जाना चाहिए सबको। सो वी रादर प्रेफर to calculate the change in momentum। और तुम्हें ये चीज़ पता है, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं नॉर्मली वो एक बार कैलकुलस के साथ और पढ़ते हैं। सारे जो वो सारी चीज़ें वो हमने कैलकुलस के साथ भी करी है, डेराइव वगैरह, तो अब ये भी थोड़ा सा कैलकुलस के साथ देखेंगे। To change in momentum which is given another name, जिसका हमने एक अलग नाम दे दिया, which is given another name, क्या नाम है उसका? इम्पल्स। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जे से। और सुना, ये जे है और ये कुछ और है, अभी आएगा इसका क्या मतलब है। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो जे को गलती से ऐसे मत बना देना, कुछ का कुछ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। इसको कहते हैं, अभी आएगी ये क्वांटिटी, टॉर्क कहते हैं उसको, अभी आएगी, अभी कोर्स को नहीं है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क है हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, इसको टॉर्क का नाम होता है रोटेशनल फोर्स। मैंने तो बताई थी हर क्वांटिटी तुम्हें रोटेशनल के साथ पढ़नी है। तो रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहते हैं। फिलहाल मैं तो बता रहा हूँ, इसको इधर से इधर मत कर देना फ्लो में। चलो, तो जे का मतलब क्या था? चेंज इन मोमेंटम या फिर एफ इंटू टी। रेक्टेंगल बंद कर लो यार। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको वेक्टर लगा लो, तो क्या क्या होगा? जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर टी। ठीक है भैया, इसमें हम स्पीड और मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों डिफाइन करते हैं ना? और क्या, अगर बॉल मान लो तुमने क्या कहते हैं अपना जो बॉल है इस तरीके से मारी है टेढ़ी, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओवरऑल इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी के नीचे लिख लो। और इसके नीचे एरो लगा के लिख लेना, यहाँ पर इसके नीचे एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ एन टी ग्राफ। इसको ये बात, ये लाइन से मुझे को समझ में आएगी जिसने शुरुआत की क्लासेस करी होंगी और जिसको याद हो। इंटीग्रेशन वाला भूत रखा है बिल्कुल। ए अपॉन बी इज इक्वल टू स्लोप, एफ इनटू टी इज इक्वल टू एरिया। चलो देखो, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ विल गिव इंपल्स, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट लिख लो। यूनिट भी बहुत आसान है, देखो जरा। फोर्स की यूनिट टाइम सेकंड, न्यूटन पर सेकंड ना डिवाइड नहीं होगा, न्यूटन सेकंड। तो ये क्या आएगी? न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड लिखने में बहुत बड़ा है, तो लिख सकते हैं एनएस। उसकी जगह जे नहीं, जो उसकी अलग यूनिट होती है वैसी ये इसका वाली। सिंबल नहीं, हमने इसको कोई नया नाम नहीं दिया, इतनी फेमस नहीं है। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नया नाम दे दिया था न्यूटन, इसका कोई नया नाम नहीं, ये न्यूटन सेकंड ही लिखा जाता है बस। चेंज इन मोमेंटम ही तो है बस ये, और क्या है। ठीक है ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी लिख लो। एक वेक्टर क्वांटिटी लिख तो ली। अच्छा लिखी, कहाँ लिखी? नहीं, ये भी लिख लो। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी याद रहेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज पढ़ लो जरा कैलकुलस के साथ जरा। इन कैलकुलस डेरिवेशन, हाँ, ये एफ इंटू टी आएगा, वो थोड़ा सा अलग आएगा। अच्छा, कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कैसा फॉर्मूला आने वाला है?
जे का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये है। नहीं, जे का फॉर्मूला किस तरीके से आएगा? देखो सुनो सुनो सुनो, एंड पहले पहले मेरी बात सुनो। ये अगर मैं एफ टी ग्राफ बना लूँ, एफ टी ग्राफ, तो तुम्हें ये पता है कि पहले कुछ लगा लगा अचानक बढ़ जाता है यहाँ करके। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसको कह देते हैं T1, इसको कह देते हैं T2। तो बताओ, ये एफ का ग्राफ है, तो किसी को बता सकता है यहाँ क्या आने वाला है? जी कैसे क्या? तो मैंने एरिया एम में कुछ आएगा। ना 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 ना, इसका एरिया का एक मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ क्या विद रिस्पेक्ट टू क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी टी। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? T1 से T2। समझ में आया? लेकिन ये हमने अपना दिमाग लगाया है, ये मैथ नहीं लगाई इसमें, मैथ लगाते हैं जरा। अब देखो, तुम्हें बिना डेरिवेशन के फॉर्मूला पता है क्या है इम्पल्स का, क्योंकि तुम्हें पहले के बेसिक क्लियर है। तो देखो यार, इन कैलकुलस एंड बाई सेकंड लॉ, अगर तुम चाहो तो भी ऐसे लिख सकते हो, बाई सेकंड लॉ चाहो तो एफ इक्वल डी पी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? मोमेंटम कितना चेंज हुआ है टी टाइम में। क्या करो, डी पी को अकेला छोड़ दो, डी पी इक्वल टू एफ डी टी। तुम्हें चाहिए पी की वैल्यू, लेकिन ये तो रखा है डी पी, तो बहुत सारे डी पी का सम करो, यानी कि इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अपना ना 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 ना, एक मिनट, डायग्राम में डल गया गलती से। फोर्स चेंज हो रहा है हर वक्त, वेरिएबल है भाई साहब फोर्स। तो एफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एफ ऐसे ही रहेगा बस। ये पी की वैल्यू आ टाइम के जाएगी रेस्पेक्ट में करेंगे सर। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इसको तुम आगे सॉल्व नहीं कर सकते अभी, यही फॉर्मूला है। ये दिखाना तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एफ का फंक्शन क्या है, उसको इंटीग्रेट कर देना टाइम के रेस्पेक्ट में, मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। ठीक है। इसके नीचे लिख लो, इफ द बॉल स्ट्राइक्स बिटवीन T1 एंड T2 क्या होगा? लिमिट लग जाएगी। हाँ, लिमिट लग जाएंगी। और तो सुनो, इसका दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ। ये मेरा भी रह गया। पहले समझ तो लो, इसका मतलब जे का फॉर्मूला क्या आया? T1 से T2 एफ डी टी। और ये तुम भूल जाओगे क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, इसके क्वेश्चन काफ़ी कम है इम्पल्स के। लेकिन जब आते हैं तो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि पहले कभी नंबर गए नहीं होते इतने। क्या ये कर दो। हाँ, आप छोटा कर दो, जल्दी लगवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करा दो छोटा सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आज तो क्वेश्चन कराने वाले थे। खराब। अभी भाई तुम बात कर दो ना। अरे मैंने तुमसे कह दी, मैं ऐसा तो नहीं है, जब लकी गएगा तभी न्यूमेरिकल शुरू होंगे, मुझे पता है कब कराने हैं। मैं तुम्हें लॉ तो खत्म करा दूं, थर्ड लॉ हुआ ही नहीं है। स्टार्ट करो उसके बाद। तुमने 9th में पढ़ा है बस स्टेटमेंट लॉ का, कि भाई पहला क्या है, सीधी जाएगी सीधी चलती रहेगी, रुकी तो रुकी रहेगी। इनको यूज नहीं करा तुमने कभी, सेकंड और थर्ड इन सब चीज़ों का। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल के इतने भयानक है लॉ ऑफ मोशन के, तो तुम देखते रह जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे। एक पुली है, वो क्या कहते हैं, उसमें रखी हुई है, उससे टंगी हुई है, क्या कहते हैं, सॉरी, दो मास में पुली से टंगी हुई है। वो जो पुली है वो लिफ्ट में रखी हुई है, और लिफ्ट जो एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो बताओ जो दूसरा वाला मास है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? क्या कंसेप्ट नहीं पता होगा तो घूम जाओगे इस पूरे क्वेश्चन में। सूडो फोर्स। अच्छा, सूडो फोर्स लगाओगे कैसे इसमें? क्वेश्चन बताना एक बार। अरे क्वेश्चन अभी कैसे करा दूंगा मैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना था। तो आपने अप्लाई कराने का भी फॉर्मूला नहीं बताया। तो अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम न्यूमेरिकल चल
लाई आ गए उतने दिनों में। आप ही कह रहे थे कल रोज कहते हो कल मुझे इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। खैर क्वेश्चन लिखो, यहाँ तक हो गया होगा। क्वेश्चन हो लिखो, गया। लिखो एग्जाम्पल। बहुत आसान होगा, इतनी कैलकुलेस नहीं लगेगी इसमें। देखो जरा, एक बॉल है 0.15 kg की। क्वेश्चन लिख लो पूरा। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg, बहुत अच्छी बात है। स्ट्राइक द ग्राउंड। मैं हिंदी नहीं उतारा, तुम डायरेक्ट कैलकुलेट करो। लिख लो पूरा पहले। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। डबल हो जाएगी माइनस में। पता नहीं, एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ आंसर मुझे बताना है यहाँ पर। साइन कन्वेंशन भी तो ठीक है, तुम निकाल लो हाँ। इम्पल्स, तुम निकाल लो इम्पल्स। सारी चीजें ऐसा ही में दे रखी हैं, तो न्यूटन सेकंड में आंसर आना चाहिए तुम्हारा। जे इज इक्वल टू समथिंग न्यूटन सेकंड। तो समथिंग की वैल्यू बताओ। बिना यूनिट के आधा मार्क्स कटता है, ध्यान रखना तुम्हारे टेस्ट में अगर आना। जब तक निकालो, क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। पे कितनी वेलोसिटी से जा रही है 15 12 12 12। जो मैं लिख रहा हूँ अभी नहीं लिखना, पहले सॉल्व कर लो फिर लिखना। भैया मैं बताऊं हाँ बताओ, आप बताते चले जाओ। -4.5 लकी कह रहा है -4.5। 4.5 क्या? न्यूटन सेकंड। अरे यार न्यूटन सेकंड ऑब्वियसली। लकी का आंसर है -4.5 न्यूटन सेकंड। यार इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, तुम इतना दिमाग मार रहे हो उसमें। इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है ना। अच्छा फिर इम्पल्स क्या होती है असलियत में? डेल्टा पे तो भी जीरो आ रहा है। mv माइनस mu। जयंत कह रहा है 0। ऐसा कैसे हो सकता है? जब बॉल टकरा के गई इम्पल्स कैसे 0 हो जाएगी? डेल्टा पे जीरो आ रहा है भैया तुम्हारा बस तुम्हारा जे आ रहा है 0, जो कि प्रैक्टिकली गलत है बिल्कुल। मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इम्पल्स लगी नहीं है तो बॉल रिबाउंड कैसे करोगी? और मुझे पता है वो क्यों। इम्पल्स डेल्टा पी होता है बिल्कुल सही। और डेल्टा पी जीरो। डेल्टा पी 0 है, वो इस वजह से आया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने दोनों डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। हाँ ये गलत है। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव है।
मेरे को नहीं। मुझे पता है तुम क्या गलती करोगे, इतना तो पता है मुझे। ऑन द बॉल एंड द ग्राउंड। हाँ तो 12 हो गया। क्या 12। गलत? अब भी गलत? हाँ रुको यार। तो मैं बता दूं तुम सबको, सिर्फ और सिर्फ एम वी माइनस एम यू करना था तुम्हें बस। और तुम हाँ यही किया है पता भैया, वही नहीं है। क्या कर रहे हो, यही पता नहीं। किया। गलत कैसे है फिर बताना नहीं। तो इसका मतलब ये हो तुम्हें मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता। अरे अरे क्यों? कुछ नहीं आ रहा समझ में। देखो योगंग, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसे बॉल टकरा के ऊपर जा रही है बस। और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है मेरे पास कुछ। करवाता हूँ तो। हाँ तो क्वेश्चन बता। अच्छा बताओ यार, बॉल नीचे जा रही है, मोमेंटम निकालो, ऊपर जा रही है, मोमेंटम निकालो, माइनस कर दो। J is equal to F minus mu करें ना बस। बस यही तो इतना किया ही करना था। लो करते हैं जरा क्वेश्चन लो। हो जाएगा। ऊपर अरे मैं साइन कर रहा था। एक तो डायरेक्शन के हिसाब से बताना है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। किसके हिसाब से क्या? डायरेक्शन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितनी स्पीड से थी? 15 से ना? 12 से। उसको अभी तक स्पीड ही पता नहीं लगी उसको। 12 से थी। यार देखो यार, ऊपर एक पॉजिटिव, सेकंड डबल एक सेकंड मैं ऊपर वही मैं बता बता रहा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, थर्ड कोई करवाना है। हूँ। ऊपर यार, पॉजिटिव, एक नीचे नेगेटिव, ठीक है। बॉल का जो मास है वो है 0.15 kg। 0.15 0.5। 1.5। भाई साहब लिखा है 0.15। भैया आंसर 1.5 1.8 है। नहीं, क्या क्या बात है। वो तो कुछ और था। देखो जरा, भाई साहब मजा आ गया। देखो जरा, बॉल जा रही है नीचे। 3.6 आएगा 3.6। हाँ अब आया ना आंसर। भाई अरे वो मैंने माइनस तो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा तुम पे, तुम सब पे। अरे वो जल्दी जल्दी में वो मैंने ऐसे कर दिया। u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये नीचे है तो नेगेटिव आएगा इसके साथ, ठीक है। ये जाएगी नीचे इस तरीके से, फिर जैसे टकराएगी फिर जाएगी ऊपर। v इज इक्वल टू प्लस 12 मीटर पर सेकंड। j क्या था? mv माइनस mu, ठीक है। अब तो वैल्यू तो पुट करनी है बस। m कॉमन ले लो। v की वैल्यू क्या है? 12 माइनस u की वैल्यू क्या है? -12। तो ये आगे क्या आ गया? m की वैल्यू पुट कर दो 0.15 इंटू 24। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 3.6 न्यूटन सेकंड। ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी थी बस, सही कन्वेंशन के साथ। अगर तुम में से किसी का दिमाग भरा हुआ है, उसने ऊपर को नेगेटिव मानना है नीचे को पॉजिटिव, तो आंसर तो आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपने साइन कन्वेंशन क्या लिया है। एक आपको ऐसा एक कंपास सा बनाना पड़ेगा इस तरीके से, प्लस ऊपर नेगेटिव दिखाओगे, नीचे प्लस दिखाओगे। और वो गलत नहीं होगा अगर तुमने ऐसा बता दिया है पहले से ही, जो चेक कर रहा है कॉपी, कि भाई साहब हमने ऊपर नेगेटिव माना और नीचे पॉजिटिव माना, तो वो माइनस के भी मार्क्स दे देगा। और अगर तुमने कुछ भी नहीं करा इसमें और तुमने यहाँ माइनस लगा दिया, तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे कुछ, क्योंकि मैंने खाली वो जीरो ले लिया था मैंने। यू जो है हमारा एक और भी तो फॉर्मूला था। फाइन स्पीड था, मैंने यू मान लिया था गलती से, जीरो मान लिया था। मैं तो इसमें आंसर गलत आ रहा है। हाँ बोलो, क्या कहते हैं अपना योगंग। मैं कह रहा था उसका फॉर्मूला F into T भी तो था। T is equal to F into T। तो मैं टी कहाँ से लाऊं? एफ फोर्स कहाँ से लाऊं? क्वेश्चन में दे ही नहीं रहा, कहाँ से लाओगे बताओ? क्या लगी चीज़? जब फोर्स और टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो फोर्स को इंटीग्रेट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। पता नहीं ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, जो भी वेक्टर ऊपर हो उसे पॉजिटिव लगा दिया करो, और जो भी वेक्टर नीचे उसमें नेगेटिव लगा दिया करो। क्या दिक्कत आ रही है? अभी अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है तो अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ और होगी, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी का, हम उसको पॉजिटिव मान लेंगे और उसका अपोजिट नेगेटिव, तो इसमें तुम घूम ही जाओगे बिल्कुल। कुछ भी अपने आप से।
सुनो सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। भैया मैं क्या बोला दोबारा बता दो एक बार जरा। वही बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं। ये मान लो 2 kg है, 3 kg है, ठीक है। ये गिरेगा नीचे की तरफ, ऑब्वियसली पुली लग रही है, पुली, ये ऑब्वियसली गिरेगा नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन के साथ। इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका वही एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, इस 2 kg को हम मतलब इस 2 kg के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, तो हम अपनी सारी साइन कन्वेंशन लेंगे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। और जब हम अपने न्यूमेरिकल में इसकी स्टडी कर रहे होंगे 3 kg के बारे में, तो हम नीचे पॉजिटिव लेंगे और ऊपर नेगेटिव लेंगे। तो तुम इसमें तो पूरे ही घूम जाओगे जब तुम एक साइन कन्वेंशन याद नहीं कर पा रहे। ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो तुम्हारे मन में आ रहा है हम तो रिजिट चलेंगे, ऊपर पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, आंसर अब भी आना है तुम्हारा। लेकिन पर फिर ऊपर वाले को उल्टा करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, तुम हमेशा ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव मानो, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा न्यूमेरिकल करते करते, पता चलेगी तुम्हें, बहुत कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर तब भी आएगा, लेकिन आंसर तब भी आएगा, साइन कन्वेंशन आपके हाथ में है। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे उल्टा लेंगे, तो क्वेश्चन में तो मिक्स आते हैं ना, पेपर में तो ऐसे तो हर एक क्वेश्चन में उल्टा सीधा लेने लगे होगा। तो अगर तुमने पहले से कन्वेंशन बता रखा है, तो फिर वो जो चेक कर रहा है वो आपने जो लिए है उसका ये रेस्पेक्ट करेगा, मार्क्स देंगे, और मतलब उसका मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या बोलिए आप? शर्त है आपने साइन कन्वेंशन बता रखे हैं उसको कि मैंने क्या यूज करा है। सब देखेंगे। हाँ भाई, इस लाइन को जल्दी से लिख लो जरा। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो, लिखते जाओ लेकिन साथ में। मैं ये कह रहा- क्या ये जो सामने है उसको लिखते भी जाओ साथ में। हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे कार्टेशियन प्लेन फॉलो कर रहे हैं तब तो हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो आप बता रहे हैं जैसे जैसे एक्सेलरेशन होता है जिस साइड वो जिस उधर उधर ही लेते हैं हम साइन कन्वेंशन प्लस पॉजिटिव। हाँ तो तो अगर जैसे वो नीचे है पर होता है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन वो नीचे नेगेटिव है, तो हमें बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे भैया डायग्राम नाम की कोई चीज़ होती है भाई, आप डायग्राम में सब दिखाएंगे ये वाली चीज़, एक्सेलरेशन कहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, तो वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अभी तुम क्वेश्चन आने दो, टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है। आना ऑफ है, थोड़ा सा ऊपर करना। ऑफ द बोल। न्यूटन थर्ड लॉ डालना हेडिंग, फिर इसके ब्रैकेट में लिख लेना द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन। एक्चुअली में मैंने जो तुमसे शुरुआत में कही थी लॉ ऑफ मोशन में कि जितना पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, वो एक्चुअली मैंने इस लॉ की वजह से कही थी, क्योंकि तुम सब कुछ बेकार भर के लाए उस लॉ के लिए। तुम में से किसी को भी अप्लाई करना नहीं आता न्यूटन थर्ड लॉ, ये बात की गारंटी है मेरी, पता चलेगा भी क्यों। लिखो पहले, ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। थर्ड लॉ फोर्सेस में डिस्कस किया था ना हमने थोड़ा सा, जल्दी करो। हो गया हो गया सबका भाई? एक मिनट बचे, एक मिनट हो गया 10 मिनट। न्यूटन थर्ड लॉ खत्म हो जाएगा, फिर कल टॉपिक आएगा किसी रस्सी में यानी कि स्ट्रिंग में कैसे लगाते हैं सारे लॉज, और फिर आएगा टॉपिक न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ न्यूमेरिकल्स में कैसे लगाते हैं, फिर जाकर न्यूमेरिकल आएंगे, तब जाके तुम्हारे पास सारे हाथ में टूल्स होंगे जिससे कि तुम सही से न्यूमेरिकल कर सको, और तभी मजा आएगा। वरना ऐसा हो कि मैं तुम्हें 3 लॉ लिखवा दूं और न्यूमेरिकल के लिए छोड़ दूं, दिमाग लगाओ अपना, तो ऐसा तो नहीं पाएगा, क्योंकि ये 11th है, मेरे सब तो हो जाना चाहिए अभी तक। बस यही लास्ट चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बेकार है। ओ भाई साहब बेकार नहीं है, बेकार मैंने ये कहा है, ये चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लिए तो आगे के चैप्टर में आसानी होगी, बेकार कुछ नहीं है। हाँ मेरा मतलब तो बेकार है। हाँ इम्पोर्ट जो अभी जब तुम बोलने का तरीका लगता है बस। हाँ कहने का मतलब ये है, अगर तुमने ये लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है ठीक से, तुम्हें कैलकुलस नहीं आती है और क्या कहते हैं वेक्टर भी नहीं आते हैं, तो तुम वर्क एनर्जी पावर में फॉर्मूले रटते रह जाओगे बस कि भाई उसका फॉर्मूला ये था, उसका फॉर्मूला ये था, उसका फॉर्मूला ये था। आगे बढ़ते हैं हम। देखो जरा, एवरी एक्शन
has its own reaction, has हैज equal एन and इक्वल and एंड opposite reaction अपोजिट। and लकी तुम्हें तो opposite पता नहीं था ये reaction। वाला लो, क्या हो गया? ये वाला लो तुम्हें तो पता नहीं था, मैंने मना करी थी, तुम्हें नहीं पता, नहीं पता नहीं है ना मेरे को। तुम बोल रहे थे ये वाला सेंटेंस। अरे आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ मैं तो। अच्छा लिख लिया। मुझे नहीं करना ये बस। वैसे मैं थर्ड लो थोड़ा सा बता चुका हूँ, ये तुम बोल सकते थे, ये लिखना है हमें या नहीं? लिखना है ऑब्वियसली। थर्ड लो हेडिंग डालो द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, और ये डालो एवरी एक्शन इज एन अपोजिट रिएक्शन। लिख लिया सबने? हमें लिख लिया। अब ऐसा करो, इसको काट दो जरा इस तरीके से, पर ऐसे काटना कि ये सेंटेंस दिखे कटा हुआ, ऐसे मत करना ये ऐसा कर दो जो करके यहाँ ना, एक लाइन से, क्योंकि यही वो सेंटेंस है जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज होते हो न्यूमेरिकल के टाइम। तुम्हें ये याद नहीं रखना, तुम्हें रखना है ये याद, जो मैं लिखवा रहा हूँ। अब लिखो जो ज़्यादा करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए। लिखो जरा, all the forces in the universe, all the forces in the universe occur in equal but oppositely directed pair, अब भाई अपनी स्पीड बढ़ा लो, मुझे लिखवाना काफ़ी है। देयर आर नो आइसोलेटेड फोर्सेस, देयर आर नो आइसोलेटेड फोर्सेस। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में जो हमेशा जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं, पेयर में। कभी भी कोई अकेला फोर्स नहीं होता कभी भी। फॉर एग्जांपल तुमने बहुत बार न्यूमेरिकल में देखा होगा कि भाई ये बॉल है, ये ग्राउंड पर है, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर इसका एक्सेलरेशन निकालो, उसका टाइम निकालो, जो भी पूछ रहा है वो पूछ लेता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आइसोलेटेड फोर्सेस होते नहीं हैं, तो ये तो आइसोलेटेड फोर्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ, एक और फोर्सेस है कहीं और लग रहा होगा, वो कैसा लग रहा होगा, जो कि उल्टा होगा और बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड होगा उसका। भैया आइसोलेटेड का मतलब बता दो। इसका मतलब आइसोलेटेड फोर्सेस। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, आइसोलेट होता है अकेला, बिल्कुल अकेला। कर देना मेरे को, मतलब समझा? अब सुनो, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो बॉल है इस पर फोर्स भगवान थोड़ा लगा रहे, कोई ना कोई इंसान लगा रहा होगा या कोई चीज़ लगा रही होगी। जैसे कि मान लो हाथ लगा रहा होगा, हाथ इस तरीके से। फिर क्या मतलब आवाज नहीं आई आपकी? मैं कह रहा हूँ बोल पड़े एक साथ। अरे यार तुम्हारे बात सब एक साथ बोल पड़े भी, आवाज समझ में नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ कोई इस बॉडी बॉल पे फोर्स लगा रहा है एफ, हमने ये कहा कि कोई भी फोर्स आइसोलेटेड नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें लिखा है ऑल द फोर्सेस इन द यूनिवर्स अकर इन इक्वल बट अपोजिटली डायरेक्टेड पेयर। इसका मतलब ये जो फोर्स है इसका एक पार्टनर भी कहीं ना कहीं है उल्टा, जो कि उल्टा होगा इसके सेम मैग्नीट्यूड में होगा। वो कहाँ पर इसका पार्टनर, देखो यार इस पे फोर्स कोई ना कोई तो लगा रहा होगा, जैसे हम लगा रहे हैं, कोई इंसान लगा रहा है, तो इसने एक फोर्स लगाया बॉल पर और बॉल ने एक फोर्स लगाया इस इंसान पर। और जब तुम्हें इस बॉल पे फोर्स लगाया, इसका वो निकालो ये निकालो, तो क्या दे रखा होता है, सिर्फ तुम्हें इतना पार्ट दे रखा होता है, ये वाला आधा कटा हुआ, इतना पार्ट। किधर साइड का, बॉल के साइड का या हाथ के साइड का? बॉल के साइड का, बस तुम्हें इतना दे रखा होता है, इतना फोर्स लगा और इसकी चीज़ें निकाल दो, डिस्टेंस कवर किया इसने कितना, ये सब चीज़ें। ऐसे तो हर चीज जीरो ही हो जाएगी फिर दोनों साइड की। भाई साहब ये जो डिस्कशन अभी आएगा, ये शुभ ने भी पूछा था कि भाई ये एफ नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉल मूव क्यों कर रही है, ये शुभ ने पूछा था पहले शुरुआत में। तो ये डिस्कशन आने वाला है अभी थोड़ी देर में, अभी आज ही आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ओवरऑल भैया ये तो आपने इसका मतलब बता दिया कि उसको फोर्स लग रहा है, उसको फोर्स लग रही है, आपने आइसोलेटेड का मतलब तो बताया ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ देयर आर नो आइसोलेटेड फोर्सेस। तो ये आइसोलेटेड फोर्सेस होती क्या है, मैं ये पूछ रहा था मकसद। अरे
मैं बस मैं कहना चाह रहा हूँ किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स में कोई एक और ऐसी बॉडी है जिसकी वजह से, इस बॉडी की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा, उतना ही वो लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये था आइसोलेटेड का मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा हो। भैया रेड बिल्कुल नहीं दिख रहा, बहुत कम दिख रहा। सही नहीं लगता ये। अरे ये येलो ले, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो, बस इतना ही हो, बस समझ में आई? यानी कि ये एक आइसोलेटेड फोर्स है, ऐसा नहीं हो सकता कभी। कोई ना कोई मतलब एक अकेली फोर्स। हाँ, एक अकेली फोर्स कभी भी यूनिवर्स में नहीं हो सकती, हमेशा फोर्स होते हैं पेयर में, हमेशा। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल। हाँ देखो जरा, इतना समझ में आ गया? इसको जरा लिख लो ये वाली चीज, देयर आर नो आइसोलेटेड फोर्सेस, ये भी चीज लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? फिर नीचे लिखो और whenever two bodies interact, कोई भी जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो जिसमें इंटरेक्ट कर रही हो दो बॉडी, a third law of pair, force pair is present, a third law force pair is present। ऊपर वाली चीज है लेकिन अलग तरीके से लिखवाई गई है। कोई भी अगर दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो थर्ड लॉ में जो फोर्स पेयर्स होते हैं, फोर्स पेयर वो हमेशा प्रेजेंट होंगे, दो फोर्स, ठीक है? अगर कोई बॉल है mg, नीचे की तरफ वेट होता है mg, हमेशा ऐसा दिखाते हैं, लेकिन ये तो अकेला फोर्स हो गया। कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स और होगा जो कि इतना ही, हाँ बोलो इतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। हाँ, और दूसरी बॉडी पे लग रहा होगा इतना ही फोर्स इसकी वजह से, तो वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड से लगा। हाँ, वो अर्थ पे लगता है इस बॉल की वजह से, mg बिल्कुल। वैसे जैसे आपने कहा दूसरी बॉडी पे लगता है, और इसमें अर्थ को लग रहा है, तो हर एक दूसरा कोई अर्थ पे लगेगा। क्या फिर से बोलो। इधर जैसे ये फोर्स है तो ये अर्थ पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जी बिल्कुल। तो जैसे कोई किसी और बॉडी का कोई और फोर्स होगा तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो भी अर्थ पे लगेगा कि किसी और बॉडी पे। अरे यहाँ पे मान लो एक बॉल एक और रखी हुई है, तो इसका मान लेते हैं कि इसका चलो m1 m2 नाम दे देते हैं, इसका m1 है, इसका भी है m1g, इसका लग रहा है m2g, तो इसका मतलब अर्थ पे लग रहा होगा m2g, एक और फोर्स। ऐसे तो अर्थ पे कितना फोर्स लगा होगा, क्या चीज लकी बोलो। अर्थ पे कितना फोर्स लग रहा होगा ऐसे तो। ऑब्वियसली भाई, जितनी भी बॉडीज हैं, एटम, सबके सब। और सुनो सिर्फ अर्थ ही नहीं, सारी बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही हैं। देखो जरा, ये जो है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रही है यहाँ से, देखो इस तरीके से। ये जो फोर्स है यहाँ भी ये लग रहा है इसको Fg और ये Fg, और ये क्या है? इक्वल और अपोजिट है, और दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। तो मैं अगर द फोर्सेस चैप्टर याद हो जो पहले पढ़ाया था, उसमें लिखवाया था न्यूटन के थर्ड लॉ में जो फोर्सेस लगते हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ये भी ये चीज लिखवा भी दे रहे 11th में। क्या? 11th में ही पढ़ाई है हमने। ओ भाई साहब, फोर्सेस अभी चैप्टर निकल के चुका है। अच्छा ये वाला मुझे लगा 9th वाला। देखा, याद है कितनी जल्दी धुंधली हो जाती है। चलो अरे यही स्टेटमेंट फिर से लिखो अलग तरीके से, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वन बॉडी, और ये मैं तुम्हें लिखवा भी चाहूँगा, ये वाला क्या कहते हैं स्टेटमेंट, वन बॉडी कैन नॉट exert force, one body cannot exert force without experiencing a force itself। कब लिखवाया था ये? किसी को याद है? क्या? A body cannot exert force without experiencing a force itself। मैंने नहीं आया था। बताओ। body cannot exert force कोई बॉडी without किसी दूसरी बॉडी पे, सुनो ये सेंट्रीपिटल फोर्स चल रहा है तब ना, जब तुमने एक दीवार में अपना घुसा मारा था। नहीं मैं नहीं था उस दिन भैया, मेरे को याद है।
सही में मजाक सेट के मैं नहीं था, मेरे को याद रहता। तुम थे लकी, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं नहीं वो है सिर्फ एक दिन को छोड़ कर। तुम्हारी है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में छुट्टी हुई थी बस, तुम्हारी फोर्सेस में छुट्टी नहीं हुई। तुम चाहो तो अपने नोट्स नोट्स पलट के देख लो, एक ऐसा डायग्राम बनना होगा, तुम्हें दीवार में फिस्ट बननी होगी इस तरीके से। तो मैंने ये लिखवाया था कि तुमने वॉल को मारा, तुमने यानी कि वॉल को फोर्स एक्सर्ट किया, हाँ था, मैं था यार, तुम्हारी भी फुटबॉल ने लगी, भी बॉल। तुम्हारे भी लगी, इसका मतलब वॉल ने भी तुम्हें हाँ एक्सर्ट किया है फोर्स। हाँ, मैंने पूछा था, हम थप्पड़ मारते हैं तो हमारी गनी लगती है। सुनो जरा, मतलब लगती है तुम्हारी असली हाँ हाँ, हाँ। मैं क्या कह रहा क्या था, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली, जो फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताया गया था, लेकिन अभी और भी है। दूसरा, ये जो दो फोर्स होते हैं वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे होते हैं, ऑलवेज, वही लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है, जिस तरीके का फोर्स तुमने इस पे डाला है वॉल पर, उसी तरीके का फोर्स वॉल तुम पे डालेगी। वो ठीक है, हाँ भैया। बिल्कुल सेम नेचर होना चाहिए, हमेशा सेम। अगर नेचर सेम नहीं है यानी कि वो न्यूटन के थर्ड जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, मतलब। अच्छा कोई हाँ बता, हाँ ठीक अच्छा है। सुनो सुनो, कोई बता सकता है ये जो फोर्स है इसका टाइप क्या है? इन दोनों फोर्स का टाइप क्या है? बैलेंस फोर्स। बताओ, कोई बता सकता है? बैलेंस। बैलेंस अरे है। बैलेंस या तेलियन है, मुझे टाइप बताओ। जो चार फंडामेंटल फोर्सेस थे उनमें से कौन से फोर्स है? अरे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़ा है तो वो, हाँ वही है, क्योंकि हर एक सरफेस जो होता है वो उल्टा सीधा होता अरे वो, यार तुम कहीं का भी कहीं भी लगा देते है। नहीं ओ सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लिया है हमने, दो तो पड़े ही नहीं है। हो। दो पड़े नहीं है, ये ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल है नहीं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो तुमने, वही मैंने बोला। सुनो सुनो, तुमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सही बोलने वाला था, लेकिन तुमने क्या बोला फिर? जो सरफेस होती है रफ होती है वगैरह वगैरह, ये सब तो कंसेप्ट तो फ्रिक्शन में है। नहीं वो मैं, अरे वो तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोल रहा था। देखो जरा इसको जूम करते हैं जरा। तो और मैंने क्या बोला, ऊपर नीचे होते हैं ये। तो ऊपर नीचे होते हैं, अच्छी बात है। तुम, अच्छा मैं बताता हूँ, तुमने तुमने क्या बोला? मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है लकी, तुमने बोला 2+2 4 होता है, तो ये बात तुमने सही बोली है, मैं ये नहीं कह रहा गलत बोला, लेकिन इसका आंसर दो ना भाई, इसका आंसर दो मुझे। हाँ, हाँ है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही वो वाली चीज। अब सुन लो जरा, मेरी बात सुन लो। ये मान लो हाँ मैं तुम्हारा, समझ ये मान लो तुम्हारा हाथ है, ये हाथ लग नहीं रहा लेकिन है, मान लो। सुनो 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 सुनो, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था? दो एटम बहुत ज्यादा पास भी नहीं आना चाहते, तो जैसे ही तुम ये चलेगा इससे, तो क्या होगा? एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा। तो ये असलियत में कौन सा फोर्स है? ये जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब हम उसको असलियत में कहते हैं तो इंटरेक्ट कैसे कर रही है? नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों ने एक दूसरे को दिया, हम्म। ठीक है। चलो, ये नाम से कुछ मैच निकालिए। क्या क्या दिखाओ। क्या कह रहे हो शुभ? क्या तुम मुझे बोलो। मैं कह रहा हूँ नाम से कुछ मैच निकालिए, फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से। ये क्या मतलब है। हाँ, बात एक्चुअली में सही है। इलेक्ट्रो और मैग्नेट सुन के लगता है कि भाई कहीं बिजली होनी चाहिए, कहीं मैग्नेट होनी चाहिए। वो ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता नहीं है, इस वजह से हो रहा है ऐसा। तुमने बस नाम का संधि विच्छेद कर रहे हो तुम बस। ये क्लास दे देना इसके ऊपर। नहीं, अरे पूरा चैप्टर है यार क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या गया है, मुझे परेशान। मैंने तुम्हें लिखवाया नहीं है, 4 तरीके के फोर्सेज हैं, दूसरे 12th में, ये वाला एक 11th में, और जो चौथा वाला है वो 12th में। और भी लिखवाया था मैंने। ये रहा कामयाब। ग्रेविटेशन को पूरा खूब डिटेल में पढ़ना तुम मजे में, तब देखता हूँ ये मैं देखो तुम्हारी। न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस 12 में, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे भैया ये पढ़ा देते, ये हैशटैग बना के। हाँ दे। अब देखो यार, हैशटैग बनाओ, दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दीज टू फोर्सेस जो पेयर है, और तुम ये समझ लो, अगर तुम्हें अभी एक और हैशटैग लिखवाऊंगा, तुम्हें वो नहीं याद होगा तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। भाई ये जो आपने बताया था ऊपर जो स्टेटमेंट लगवाया था अपोजिटली पेयर्स वाला, तो यही है वो। क्या?
जो अभी आपने दो पेयर बनाए है नॉर्मल वाले। हाँ ये वही वही पेयर है ये। ठीक है। और दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट थे, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे थे। हाँ ठीक है। These two forces always act on two different bodies. Always नीचे कर लो अंडरलाइन, उसको रेक्टेंगल बंद कर लो। एक स्टार यहाँ बनाओ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अरे एक अरे स्टार अरे यहाँ बनाओ और एक यहाँ बनाओ, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ज्यादा पिट ले रहे हो क्या? ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बना लो। तुम्हें चमकते हुए दिखेगा, चमकते हुए दिखेगा तुम्हें बॉडी उससे। ठीक है। These two forces are of। अब तुम्हें फिर से ऐसे ही सजावट करनी है। किसके आगे? सेम टाइप के आगे। ये जो दो फोर्सेस होते हैं हमेशा सेम टाइप के होते हैं। एक स्टार यहाँ बनाओ, एक स्टार यहाँ बनाओ, एक यहाँ समझाओ भैया समझाओ। ठीक है। और इसका कलर चेंज कर लो, एक हैशटैग यहाँ बनाओ, एक हैशटैग यहाँ बनाओ, अरे एक यहाँ बनाओ और एक यहाँ बनाओ। अब देखो, दूर से भी देखूं तो दिखाई दे रहा है। दूर से देखा तो लगी नजर आ रहा था, पास आके देखा तो गाय पूछ रही थी। अरे यार भैया मैं आपकी फीस नहीं दूंगा, मुझे दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अभी बताता हूँ। हाँ भाई, एग्जाम्पल लगाओ किसी का, और भाई मैं बोलूंगा सिर्फ, तुम सब नहीं बोलोगे। हाँ इधर देखो यार, पहले मैंने एक स्टूडेंट का एक नाम रख दिया था पता नहीं, और फिर उसको पूरे साल स्टूडेंट ने वही क्या क्या पुकारा। वैसे भैया ये सब हंस रहे थे, मैंने सुना ही नहीं दिया, आपको कुछ गलत ना बोलना बस। ना ना ना, सुनो सुनो, दो दो क्या कहते हैं बॉडीज है, और दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देंगे दूसरे पे। ठीक है, चेक करते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। पहला पॉइंट लगाओ, ये इक्वल है और अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट, अच्छी बात है, ये तो काफी जगह पे मैच कर जाएगी वाली कंडीशन। दूसरी देखो, ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं। एक्टिंग ऑन, नॉट एक्टिंग ऑन। इनके जो फोर्स होंगे वो भी अलग बॉडी होंगे। क्या? जो इनके जो इक्वल एंड अपोजिट होंगे इनके वो भी होंगे। इक्वल अपोजिट है तो ये एफजी। अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी हाँ स्मॉल हाँ एम कैपिटल एम 1 r स्क्वायर वाला फोर्स है। हाँ ठीक ये है। क्या एग्जांपल बताया ना, दोबारा बताना है क्या ये दो? अरे ये दो कोई बॉडीज हैं, इसका मास स्मॉल एम है, फिर कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम है। ये दोनों एक दूसरे पे वो करेंगे अट्रैक्ट, एवरी मास अट्रैक्ट ईच अदर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट है, दो अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, और देखो बोथ दोनों ही सेम टाइप के हैं, ग्रेविटेशनल है। बोथ आर ऑफ सेम नेचर। नेचर क्या है इनका? ग्रेविटेशन ब्रैकेट में लिख लो ग्रेविटेशन। वे ग्रेविटेशनल ना होके जैसे कोई और हो ऐसे एग्जांपल देना। अरे बॉड मान लो टकरा गई, तो जब टकराएंगी तो कैसे टकराएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से। अभी देखो एक एग्जांपल है, तुम टेंशन मत लिया करो, अगला एग्जांपल लिखो, या फिर इसका एग्जांपल मत लिखना, इसको लिखना मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सारे स्टूडेंट्स को, वो यही होता है जो भी आने वाला है अबाउट थर्ड लॉ। तुम इन फ्यूचर कंफ्यूजन में ना फंसो, जैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ। क्या इन फ्यूचर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, जैसे तुम्हें लिखवाने वाला हूँ, तुम कंफ्यूजन में पढ़ो ही ना, जैसे मैं तुम्हें पहले ही लिखवा दे रहा हूँ। लिखवा दे रहा हूँ, अब बॉल देखो जरा, अब बॉल इज ऑन द ग्राउंड and you always see this type of diagram, and you डिटेल में मैं बता रहा हूँ। किसको धमकी दे रहे हो भाई? हाँ मुझे क्यों कह रहा है? Obvious ओए है। भैया से बात हो गया तू। वो तो मुझे ही पता है, लेकिन किससे कह रहे थे?
ये कुछ नहीं भैया दे। ठीक है, एक बॉल रखी हुई है ग्राउंड पे और तुम्हें हमेशा एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। कैसा है वो? देखो ऐसा। भैया एक मिनट नीचे कर दो, एक मिनट नीचे कर दो, जूम आउट कर दो। अरे अभी कराए कितना, ये है बस। देखो जरा, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। डायग्राम देखो, अरे सुन लो यार। देखो कैसा डायग्राम मिलेगा, नीचे mg और ऊपर n। हाँ नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, और क्योंकि एज n इज इक्वल टू mg, f नेट हो गया 0, 0 इसका मतलब एक्सीलरेशन भी 0, तो बॉल रुक गई। बॉल रुकी हुई है, इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि n इज इक्वल टू mg है। देयरफॉर बॉल इज एट रेस्ट। तो इसमें गलत क्या है फिर? नहीं, यहाँ तक तो सब सही है। अब मुझे एक आंसर दो। n, देखो देखो, n and mg आर इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल सही बात है, वो इक्वल है और अपोजिट भी है। लेकिन क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? आर दे एक्शन रिएक्शन? अगर मैं तुम्हारे 9th वाले दिमाग से पूछूं तो वो बोलेंगे हाँ भैया ये इक्वल है, अपोजिट है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। बॉल ने फोर्स लगाया नीचे mg और बॉल ने और अर्थ ने ऊपर लगा दिया m। ये तुम्हारे दिमाग ये क्या कह रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या समझ में नहीं आया। अब एक बॉल है जो ग्राउंड पर रखी हुई है और तुम जो है डायग्राम हमेशा ऐसा देखो, बना हुआ देखते हो उस बॉल का। ठीक है, n ऊपर है, mg नीचे है, दोनों कट पिट के 0 हो गए, इस वजह से बॉल रुकी हुई है। यहाँ तक समझ में आ गई? शुभ? ठीक है, ऊपर से फोर्स सर्विस की वजह से वो रुकी हुई है। ठीक है, अलग दोनों फोर्स कट पिट के 0 हो गए, इस वजह से बॉल रुकी हुई है। एक मिनट रुकना है सर। हाँ हाँ, तो देखो जरा, जो n और mg है वो अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल, उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो तुम्हारे 9th वाले दिमाग को ऐसा लगता है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। कि क्या हुआ, बॉल ने नीचे mg फोर्स लगाया और अर्थ ने ऊपर n लगा दिया। ये तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो रेस्ट पे है। अरे ऊपर वाले रेस्ट में इस वजह से क्योंकि नेट फोर्स 0 आ रहा है। हाँ रेस्ट में ही तो इस वजह से है लाला। तो इसी लाली शांत हो जा। सुरेश शांत रहो भाई, दोनों शांत रहो, दोनों से कह रहा हूँ मैं एक साथ। हाँ देखो देखो, n and mg आर इक्वल एंड बीच अपोजिट। मत कर। मैं बता रहा हूँ, शांत रहो। बे बीच का बोल रहा है। क्या हो गया? पढ़ा लूँ मैं? हाँ ये पढ़ा दो। क्वेश्चन ये है, क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? मुझे वोटिंग दे दो बस। हाँ भाई बोलते जाओ, हाँ या ना बोलते चले जाओ। लकी, योगांग, ध्रुव, जयंत और शुभ। हाँ भाई यस और नो बता दो जल्दी जल्दी। सब लोग माइक ऑन करो अपना, यस और नो बताओ जल्दी। भैया तो बता दूंगा, नीचे कर दो जब तक वो बता रहे। ये नहीं है। योगांग कह रहे नहीं है। हाँ लकी, कुछ साइड से लिखा मैंने। लकी, शुभ, सब लोग भाई माइक ऑन करो भाई। कहाँ गए सब लोग? नहीं है भैया, नहीं है। नहीं नहीं है भैया। लकी कह रहा है नहीं है, शुभ भी कह रहा है नहीं है। हाँ जयंत और ध्रुव माइक ऑन करो जल्दी से। हाँ या ना में आंसर दो। अरे कोई जना निकल लिया शायद, एक मिनट। हाँ भैया, हाँ मैं तो हूँ। हाँ एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। इक्वल एंड अपोजिट हैं। भैया है तो वैसे है तो इक्वल एंड मेरा अपोजिट। हाथ तो बताओ, दो डिफरेंट बॉडीज रिएक्ट कर रहे हैं। वो तो तुम देखो ना, मैं कैसे बताऊँ ये चीज? एक ही तो वो है। नीचे कर दो जब तक वो कर रहा है। डायग्राम मैंने बना रखा है, तुम देखो। डायग्राम थोड़ा नीचे कर दो। अरे और कितना नीचे करूँ भाई? अरे लास्ट लाइन सबसे पहले लाइन जो दिमाग की नहीं है। हाँ भैया है, मेरी तरफ से तो है। चलो लकी कह रहा है सेम नेचर के नहीं है। यस और नो कौन है? यस और नो दोनों क्या है भाई? ये देखो, ये भैया नहीं है मेरा हाथ के अंदर नहीं है। अरे यार जयेंद्र थोड़ी जल्दी बता दो, मुझे आगे बढ़ना है।
कुछ भी नहीं है। जयेंद्र मना कर रहा बोलो है। ध्रुव जल्दी बताओ। आप नहीं नहीं है, नहीं है, सिर्फ एक जना बोल रहा है लकी हाँ है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने तुम्हें देखने के लिए 3 चीजें बताई थी, इक्वल अपोजिट होनी चाहिए और 2 और थी, 2 हैशटैग जो बनवाए थे। और मैंने तुमसे कहा था ऑलवेज इसमें सजावट कर लो, और तुम सब लोग कह रहे थे कि सजावट हम नहीं करेंगे। देखो जरा, उधर डिफरेंट बॉडीज तो होती है ना, पर डिफरेंट बॉडीज से एक्शन बेटा दोनों डिफरेंट बॉडी है, अर्थ भी डिफरेंट बॉडी है, बॉल भी डिफरेंट बॉडी अब है। सुनो जरा, ये दोनों फोर्स बॉल पे लग रहे हैं, एन और एम जी। आगे सुन में अरे तो बोलता है क्वेश्चन शुभ, थोड़ा सा रुक जाओ। लाया मैं सुनो सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात गलती सबसे होती है, सुन लो यार। तुम पढ़ने के लिए बैठे हो सब लोग, तुम सबको मैं तब देखूंगा जब मैं सारी कंसेप्ट खत्म करवा दूंगा, न्यूमेरिकल पूछूंगा तुमसे, तब बताना कोशिश में कितना दिमाग है। हाँ अब देखो जरा, एन और एम जी दोनों सेम बॉडी पे लग रहे हैं, कोई बात नहीं। इससे तो पहले ही वो हो गया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। लेकिन एक और प्रूफ है इसका, एम जी जो है ग्रेविटेशनल है और जो एन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ऊपर की तरफ, जो कि ये टकराने से आ रहा है इस वजह से। तो देखो जरा, लिख लो ये चीज। भैया एक बार बताना, पहला वाला बॉल पे लग रहा है जो देखो, सुनो 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 सुनो, बॉल लुकी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो सब कट कट के जीरो हुए हैं। और जो नेट फोर्स है वो क्या है, सारे एन और एम जी, यानी कि एन और एम जी वो दोनों बॉल पे लग रहे हैं। देखो मैंने डायग्राम भी ऐसे ही बनाया है, बॉल के ऊपर लगा हुआ है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में तो ऐसा होता था ना, डिफरेंट बॉडीज पे लगते थे वो दोनों। देखो यार, आर द एक्शन रिएक्शन पेयर कैपिटल में देखो। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मिसकंसेप्शन को दिखाओ। अरे यही तो था। तुम्हें लगता है कि एनएनएमजी वो है जैसे कि लकी को हुआ कि क्या कहते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन असली में है नहीं। तो मैं सिर्फ नोट करने के लिए कह रहा हूँ, नोट करने के लिए। अच्छा अच्छा, लिखो जल्दी लिखो यार। तुम तो नोट नहीं करा तुमने, मैं कह रहा था करते चले जाओ। फिर मैं समझ गया था ये समझने लग गया मैं, फिर निकल जाता हूँ। तो जल्दी करो फिर जैसे ये बॉल है, ये नीचे लगा रही है एमजी फोर्स, हाँ और ये फिर एन जो है इस पे लग रहा है ऊपर, तो फिर ये ना बॉल पे ना ना, काम होगा। तुम्हें आधी स्टोरी बताया मैं, सुनो जरा। भैया जब एयर में होगी तभी तो होगा ना ये, ना तभी तो उसको ग्रेविटेशनल होगी ना वो। नहीं, अरे ग्रेविटेशन तो हर जगह लग रहा है, आसमान में कहीं ऐसी पर कुछ नहीं है। बैठा हुआ है, जब भी लगा हुआ है एमजी तो एमजी एक खींच दी है नीचे। देखो देखो, एमजी हमेशा है, यहाँ पर भी लगे, सॉरी ये जो अर्थ है अब भी लगा रहा है इसके ऊपर एमजी। लेकिन अब तुम सुन ही लो, चलो लिख बाद में लेना। हवा में है तो देखो ये भी एमजी लगा रहा है, जो बॉल है वो अर्थ पे लगा रही है एमजी, और अर्थ जो है बॉल पे लगा रही है एमजी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बॉल जमीन से टकराई, यानी कि मान लो रखी हुई है इस तरीके से, तो देखो डायग्राम जूम करते हो, ठीक है वो ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई। रुको रुको रुको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो गई, दोनों दोनों होंगी दोनों। देखो यार, एम जी तो लग ही रहा था पहले भी, एम जी और नीचे से एम जी, क्या ये दोनों अलग बॉडी पे लग रही है? हाँ। अपोजिट इक्वल है? हाँ। और अरे इक्वल अपोजिट रहते हैं। और क्या इनका दोनों का नेचर सेम है? हाँ, दोनों ग्रेविटेशनल है। अच्छी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन ये जैसे ही रखी इस पर, यहाँ पर, तो क्या होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि एन और एन। तो यानी कि ये वाला एम जी और ये वाला एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये वाला एन और ये वाला एन एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब सुनो जरा मेरी बात सुनो, क्योंकि हम सिर्फ बॉल के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने सिर्फ ये वाली फोर्स देखा थी, ये वाले दो। अरे यार मैं टली गया। मैंने तुम्हें सिर्फ ये वाला डायग्राम बताया था, तुम्हें ये वाला एम और ये वाला एन जी तो दिखाया ही नहीं था, और तुम्हें ना ही तुम्हें कॉपीज दिखाएंगी, जो तुम किताब पढ़ोगे ना वो दिखाएंगे। ये ऑल रूट पे समझा सकते हो उसको? कैसे? क्या अलगाड़ जो भी अरे है, उसको उस पे कह रहा बोलने हूँ, तो समझा समझ दो। में नहीं आ रहा मुझे, क्या बोले मैं? ऑल रूट पे समझा सकते हो इसे? अच्छा, एल गुड बारे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी तो यही कह रहा था भैया गुड्डू को समझा दो। अरे मुझे वो कह रहा गुरु गुरु था। समझ में आ हाँ रहा जो है। भी था। वो नहीं कह रहा था, मैं वो कह रहा था। अरे सुन लो यार, सुन लो। हाँ भाई, इसमें एक चीज है,
जो नीचे से एमजी फोर्स लग रहा है अर्थ वाला, वो नहीं दिखेगा तुम्हें, क्योंकि अर्थ इसमें फ्लैट है फिलहाल। ठीक है, तो अनडेट कर दे दो। अभी तुम्हें मानना पड़ेगा कि अर्थ भी लगा रही है हमेशा, ठीक है मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यार, ठीक है। इसको थोड़ा धीरे करके देखते हैं। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसा बना भी देता हूँ। देखो कि जो अरे कोई बात नहीं। देखो देखो ये इस तरीके से ऊपर लग रहा है हमेशा एमजी, ये आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बिल्कुल MG बनेगा बनेगा उसके बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब करते हैं इसको प्ले। जैसे जैसे उसका वेक्टर बढ़ेगा इसका भी वेक्टर बढ़ेगा। भाई साहब एमजी फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, हाँ कोई बढ़ती भैया नहीं इस रहती। टाइम सॉरी। इस टाइम ये एक्सीलरेशन हुआ ना, इस टाइम जस्ट अभी जब हवा में हाँ, अरे एक्सेशन अब भी है। एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना अभी है। हाँ, अभी एमजी और एमजी वाला एमजी एक्शन रिएक्शन पे हैं। एन भी है अभी, एन नहीं आया अभी। अभी एन तो आया नहीं है, ये भी टकरा ही नहीं है उससे, ना रखी हुई है उस हाँ। पर। अब देखना और जैसे पड़ेगा। और जैसे टकरा जाएगा तब हो जाएगा फिर वो। हाँ, अब देखो तुमने एक चीज देखी लाल कलर की, लाल कलर की नहीं दिख रही है। अरे थी तो एन। ऊपर अरे दिखानी अभी ऊपर लगाता है एक लाल। अरे वेक्टर कम छोटे कर देते हैं उनको। नहीं आया भैया, नहीं आया। अरे रुक जाओ यार, तुम देख नहीं पा रहे तो देखो और जूम करके देख लेते हो। कलर ही ऐसा लिया है आपने, ब्राउन सा। अरे आ जाएगा आ जाता है यार उस पे। अब देखो यार, मैं थोड़ा सा और धीरे कर देता हूँ, शायद धीरे में समझ में आ जाए। देखे तो मैं शायद, देखो जूम करके देखते हैं। पॉज कर देना भी तुरंत। वाओ, अच्छा, लवली अच्छा। लवली। अब बस दिक्कत इस सॉफ्टवेयर में यही है कि हमने अर्थ को फ्लैट माना है, तो अर्थ पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो ये दिखाता नहीं है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें बताया है, आने दो आने दो आने दो आने दो, पॉज कर देना। रुको रुको। हाँ, ये जो है, ये जो कंडीशन है, इसमें असलियत में एक नीचे भी नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम ये बात ना मानो, तो देखो सुनो, हम ऐसा करते हैं। ये देखो, स्टार्ट मत करना भी, एक बात बताना हाँ कि इस आप जैसे टच हो गई अभी नहीं है एक्सीलरेशन फोर्स। अब भी है भाई साहब, अब भी mg और वो नीचे लग रहा है, और n और वो देखो मैं बताता हूँ, इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन यही है, अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है वो नहीं दिखता। अब सुनो ऐसा, सुनो सुनो, तो मुझे लगता है जब दो बॉल टकराएंगी, जब भैया पहले सुन लो मेरी बात, तो मुझे लगता है जब दो बॉल टकराएंगी इस तरह, अरे यार रेजर कहाँ से आ गई, हाँ जब ये दो बॉल टकराएंगी तब भी इनके बीच में एक नॉर्मल इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब ये सॉफ्टवेयर वो दिखाता है। कट जाएगा ना। अरे नहीं भाई, अभी क्यों काट रहे हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल तुम देखो क्या? फोर्स क्या लग रहे हैं, कैसे कट रही है, मत देखो। ठीक है, तो अब सिर्फ अर्थ का दिखा, बॉल को तो दिखाएगा ही, तो दो बॉल बनाते हैं। देखो भैया ये चीज और दिक्कत दे रही है, जैसे कि अभी पिछली बार जो आपने बताया था उसमें वो रेस्ट पे रखी हुई थी। हाँ, तो आपने बोला था, तो उसमें आपने बोला था कि रेस्टिनेशन नहीं है ये, पर जब वो ऊपर से नीचे आके जब एक सिंगल वो रेस्ट में तो होगी ना बहुत कम टाइम के लिए, तुम तब यार तो वो क्या रेस्ट- बोल रहे हो, मैं तब समझ तो नहीं आ रहा। रेस्ट सुनो सुनो सुनो, बॉल ऊपर रखी हुई है, नीचे एक mg फोर्स लग रहा है, और नीचे ऊपर अर्थ पे भी एक mg फोर्स लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं नहीं ठीक है, मैं डाल देते हैं डायग्राम को। अब जो बॉल है वो रखी हुई है सरफेस पर, ठीक है हाँ भैया। ठीक है, तो अब mg तो अब भी लग रहा है जो था पहले, साथ में अभी कांटेक्ट में हो रहा है। जैसे कांटेक्ट में आ रही है, रखी हुई है, अभी कोई मूव नहीं कर रही है या ऊपर जा रही है, रखी हुई है बस। इसका मतलब क्योंकि रखी हुई है तो एक फोर्स नीचे n और एक फोर्स ऊपर नीचे ऊपर n, इक्वल पॉजिटिव। अब क्या पूछ रहे हो तुम, बताओ क्या पूछ रहे मैं हो? पूछ रहा था, जैसे पिछले आप पूछ रहा था कि जब पिछले बार बॉल रेस्ट में थी तब आपने बोला था कि वो एक्सीलरेशन ये फोर्स नहीं है। मैं भैया मैंने कहाँ बोल दिया ये बता दो उसमें, और किस कंटेक्स्ट में बोला था ये बता दो। भैया, अच्छा, हम- अरे सुनो, अरे समझ गया, याद आ गई याद आ गई याद आ गई। यानी कि जिनने ना बोला था वो गलत थे। हाँ सही थे वो। अरे सुनो यार, सुनो 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 ये दिक्कत आ रही थी। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक बार में समझ में आ जाएगी। मैं समझ में आ गया, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? mg अभी समझ में आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो।
ठीक है, अच्छी बात है। और इसका मतलब क्या है, नीचे एक एन आएगा और एक ऊपर भी एक एन आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ हाँ तक ये जो एन है, जो एन है और ये वाला एन है, इक्वल अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला जो एम जी है और ये वाला जो एम जी है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर वो है। ये लेकिन एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर थोड़ी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ उतनी देर से। अच्छा डायग्राम देखो, ऊपर वाला एन और नीचे वाला एम जी वो नहीं है। वो थोड़ी ना एक्शन रिएक्शन पेयर, भले ही वो इक्वल अपोजिट है, लेकिन उन्हें अपने दूसरे मतलब क्या उन्हें का मतलब और क्या। एक अब देखो जरा डायग्राम देखो, वो वाला मैंने कैसे बनवाया था, वो डायग्राम देखो कहाँ गया। ये तो वही वाली कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर तुम्हें दो फोर्सेस जो अर्थ पे लग रहे हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं गए। कौन से वाले, एक ये वाले एमजी जो लग रहा है बॉल की वजह से, और जैसी जो यहाँ पर रखी हुई है तो एक बॉल 1 फुट नीचे भी लग रहा है करके एन वाला, तो तुम्हें ये वाला दिखाई नहीं गए थे। ये एन और ये वाला एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये वाला एमजी और ये वाला एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन नेचर का फ्रेंड का सेम तो सही नहीं रहे। अरे गलत यार, लो यार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब सही है, अरे हाँ ठीक है, मैं कहता रहा हूँ कि इतना डीप में क्यों जा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें घुमा देंगी क्वेश्चंस में, तो तुम पूछते रहना, मैं कह दूंगा पीछे का पढ़ लो। ठीक है, अच्छा तभी तो मैं आपको पूछा था देर से ये चीजें। ठीक है। अब सुनो जरा, इस सॉफ्टवेयर में अगर दो बॉल टकराएंगी तो वो आएगा ना। तो देखो यार, दो बॉल पे टकराते हैं तो क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा दोनों बॉल पे। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसको टकराते हैं दूसरे। देखा देखा नहीं देखा, हाँ देखा, वो आगे होगी थोड़ी सी। टकराना देखो देखो, ये बॉल है और ये मैंने टकराई, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। स्पीड धीमी कर दो। तुम्हें दिख नहीं रहा, अच्छा हाँ ये सीधी सही है। ठीक, अब देखो, ये टकराई टकराई, देखा देखा। अब तुम्हें बहुत सारे फोर्सेस दिख रहे हैं। वो क्या थे, तुम बस इतना ध्यान रखो वो क्या था। मकड़ी के जाले। जैसे वो कुछ दो बॉल तो टकराई, सुनो 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 सुनो, दो बॉल जैसी टकराई, एक एन यूं लगा, एक एन यूं लगा, नीचे एमजी लगी रहा था, नीचे एमजी लगी रहा था, इस तरीके से। और ये वाली बॉल जो थी वो क्या कहते हैं, वो भी थी जमीन पे रखी हुई थी, तो तुम्हें ये वाला एन भी दिख रहा था उसका। तो इस वजह से बहुत ऊपर सारी है वो समझ में आई। हाँ राइट तो ओके ठीक है। वो आपने कंसेप्ट दूसरा क्या चीज, वो आपने कॉन्टेक्स्ट दूसरा पूछा था, उसमें एन और एम जी पूछा था, इसमें आप एन और एम हाँ हाँ, जी ये दिक्कत अब है। ये चीज मैं लिखवा रहा हूँ पहले से। देखो लिखो जरा, शिवराज ये वो अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो एक सिंगल न्यूमेरिकल हिलने नहीं वाला तुमसे बाद में। तो लिखो आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर एन और एम जी, तो आंसर आएगा एक बड़ा नो। क्या योम क्या कर रहे हो, जो पहला वाला चलो मैं इसके बाद कर क्लास के बाद लेके क्या ले लूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एन एंड एम जी आर बोथ और वो एक्टिंग ऑन डिफरेंट द सेम बॉडी, फिलहाल ऑन द सेम बॉडी, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। और एक और चीज, दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर एक ग्रेविटेशनल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, डिफरेंट नेचर। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी भी चीज को उठा पाते हो, क्यों उठा पाते हो, किस फोर्स की वजह से उठा पाते हो। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। किसी बॉडी को जब तुम टच करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से टच कर पाते हो। दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। एम जी क्या है, ग्रेविटेशनल, ऐसे तो चल भी उसकी वजह से रहे हैं। ऑब्वियसली। वाह तुमने जितने भी काम कर रहे हो तो फिजिकल बॉडी से, उससे तो हमेशा वो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। हमने क्या समझा था उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। जो अब तुम कहते हो, तुम जो खड़े हुए हो बिना फिसले, वो फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता था। हाँ हाँ वो तो बता दिया। चलो
हम तो तुझे हरा मुझे तू तो तेरे मारे एन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। शांत। क्या हो गया? आता है खाने का अरे भाई घर पे बात कर रहे हो तो माइक ऑफ कर लो भाई। देयरफॉर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या? ठंडी का तो समझ में आ रहा है, पर उसका खाने कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ पे कैसे चालू है। अभी बता देते हैं, लिख लो यार। दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा जी, एवं कुछ ना उठा के दे रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये पेंसिल लगी हुई है, ठीक है। तुमने इसको हाथ में पकड़ रखा है। हाथ में पकड़ कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाओ। उंगली कैसे आएगी? ऊपर 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 आएगा, हाँ जो ठीक है। ठीक है वो कुछ अब ये बिना गिरे तुम्हारे हाथ में क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन क्यों है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। हाँ तुम हर बात हाँ सूडो फोर्स फिर लगाते हो। लकी तुम्हारी चीज में सूडो फोर्स क्यों आ जाता है तुम्हारा? क्या हो गया? मैं तो तुमने भी सूडो फोर्स बोला। क्या बोला मैंने? सूडो फोर्स। नहीं तो सूडो फोर्स नहीं बोला मैंने। तुमने बोला कि फ्रिक्शन क्यों है, मैंने बोला फ्रिक्शन क्यों है, तो तुमने बोला सूडो, ऐसे करके बोलने वाले थे तुम। सूडो नहीं, सही में भैया मजाक से कि सूडो नहीं बोला, आपको लगा होगा। भैया एक बार पकड़ना डायग्राम जो था वो जो अरे यार मैं नहीं एनर्जी कर वाला रहा हूँ वो। इतना ऊपर, नहीं लग रहा, बाद में कर लेना फिर। अरे वो मैंने कर लिया, मुझे कुछ पूछना है। आप मेरे सूडो के पीछे पड़ गए, इतना अच्छा तो सूडो है। कहाँ है? कौन सा डायग्राम है? जल्दी बोलो। तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम है। अगर यहाँ mg नीचे mg की जगह n होता तब भी वो होते। हाँ, तब तो होते ना, दोनों दोनों नॉर्मल हुए। और तुम पर- इसको ऐसे नहीं बनाते जिस तरीके से ये बना हुआ है, तुम बनाते कुछ इस तरीके से। एन ऊपर और जमीन पे एन वाला है ये। यानी कि ये फोर्स लग रहा है जमीन पर, ये फोर्स लग रहा है बॉल पर। ठीक है भैया, सेम होने चाहिए बस वो। सेम तो अपने आप ही होंगे। एक्शन रिएक्शन फिर अपने आप हमेशा सेम होते हैं। ठीक है भैया। ठीक एक्शन है रिएक्शन पेयर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन हर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। आप ये दो कंडीशन और चेक करने वाली, क्या नेचर सेम है और क्या दो दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। भैया आप कल करें, क्या? अब कल करें। भैया अबे तेरे को क्या दिक्कत है? अरे पढ़ाई वढ़ाई में तेरा मन लगता नहीं है। अरे तो मेरी बात सुनो। कम बोलो। बस मैं ये तुम लगे थोड़ा कम बोला करो। बस मैं ये लिखवा रहा हूँ, बस मैं ये तो लिखवा दूँ कि ऊपर एन है, नीचे एन है, एम जी नीचे है, एम जी ऊपर है वाली। हाँ अरे भैया क्वेश्चन था, हाँ बोलो जैन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क कैसे करता है? अरे कहता ना उसके ऊपर 12th के पूरा एक चैप्टर है, तो वहाँ पढ़ लेना। अगर वहाँ की चीज़ अब पढ़ेंगे तो अब की चीज़ वहाँ धोना पड़ेंगे। अब यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कैसे रिपल्सिव अट्रैक्टिव क्या है? तभी तो मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि जो एटम्स है वो ज़्यादा पास नहीं आना चाहते एक दूसरे के, तभी तो लिखवाया था। अब देखो यार सीधी बात है, अभी चलो अगर दूर भी जाना नहीं चाहते, पास भी आना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं, ठीक है। देखो यार, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने क्या कहते हैं जिस पेज पे लिख रहे हो या जिस पेन से लिख रहे हो उसके सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो तुम्हारे पास वो सॉलिड है। तो वो क्यों जुड़े हुए हैं? इसी वाले स्टेटमेंट की वजह से। इंटरमोलिकुलर ऐसे तो हम भी ब्लास्ट हो जाएंगे वरना तो। ऑब्वियसली तुम जिंदा हो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि तुम एक जगह बिल्कुल रिजिडली रखे हुए हो। और सुनो, ठीक है भाई। और इसी बात पे मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ। जो लिक्विड होता है लिक्विड, इसका मतलब उसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स है ना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि दूर है इसमें। ये तो पढ़ रखा है। ये पढ़ रखा है ना, क्यों है? मॉलिक्यूलर फोर्स उसमें कम है। सुन तो लेंगे। सुनो जरा, अब आगे लिख लेते हैं। नाउ वी नो दैट देयर आर नो आइसोलेटेड फोर्सेस। अच्छी बात है, हम जानते हैं। अगर एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो उनके पार्टनर कहाँ हैं फिर? इफ एन, क्वेश्चन समझ में आया? इफ एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, हमने प्रूफ कर दी वाली चीज। तो उनके पार्टनर कहाँ हैं? एम जी का पार्टनर कहाँ है? एन का पार्टनर कहाँ है? आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। वो कहीं और लग रहे होंगे या अब वो दिखाई नहीं गए बस वो।
देन वेयर आर देयर पार्टनर्स। अब हम बनाएंगे फुल डायग्राम जिसमें दोनों फुल फुल डायग्राम। फुल यानी कि जिसमें दोनों वो आ रहे होंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो जरा, ये अर्थ है, उसके ऊपर अरे कॉल मत करो, पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलो भैया, हाँ आवाज चली गई थी। भैया आपको नेट चला रहा था, हाँ आवाज हाँ, आ- पता है पता है पता है। ठीक है, तो ऐसा करो, ये है mg और एक अर्थ लगा रही होगी, अर्थ के ऊपर लग रहा होगा, बे सॉरी स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा मेरी पे। नेट खराब है तेरा। सब पे आ रहा है भाई। अरे यार। ठीक है, ये तो होगा एक्शन रिएक्शन पेयर mg का, और n का कहाँ होगा, यहाँ पर एक फोर्स अर्थ, अर्थ का नॉर्मल रिएक्शन बॉल सॉरी इस ब्लॉक पर, ये वाला n, और एक नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स का अर्थ पर, ये वाला n। अब सुनो जरा, जब हम बॉक्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो हमें अर्थ पे लगने वाले फोर्स से क्या मतलब, तो इस वजह से सिर्फ हम ये वाला n और ये वाला mg दिखाते हैं बस। ठीक है, ये डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम बना। ऑब्वियसली। और ये हाँ अर्थ बना। है, ये अर्थ है। हेलो। बोलो लगी। हाँ बोल। ठीक है, अब बस एक ये वाला वो बना लो, एक इंसान है वो उस पर खड़ा हुआ है जमीन पर। भैया हाँ बोलो। आपने एक बात बोली थी, उसमें जो क्या बोले थे, फ्लैट, वो फ्लैट है और कर्व, वो क्या बता रहे थे आप? अरे बस मैं इतना बता रहा था, एलगोडू में अर्थ पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाया नहीं जाता, बस इतना बता रहा था। वो तो सॉफ्टवेयर की कमी है, वो असली में दिखाना चाहिए। ये मैंने इंसान बनाया, इसने बॉक्स पकड़ रखा है, ठीक है। तो मैं बस इस पे लगने वाले फोर्सेस बताने। तो देखो जरा, एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और नॉर्मल। और एक लग रहा होगा, ये लगा रहा होगा इंसान अर्थ पर mg ऊपर की तरफ। अच्छी बात है। एक लग रहा होगा बॉक्स जमीन, तो स्पोर्ट लगा रहा है। हाँ और ये देखो सुनो सुनो, हाँ वो भी मिक्स है इसमें, टेंशन मतलब। और सुनो, एक ये छिले हुए हैं किसी चीज से, इसका मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे। अब सुनो, जो बॉडी है और अर्थ और जो बॉक्स है वो भी तो छिले हुए हैं एक दूसरे से। हाँ। एक क्या कहते हैं, इंसान लगा रहा होगा, इंसान का बॉक्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसको एन डैश नाम से देते हैं, और बॉक्स जो लगा हुआ है। और उस पे इंसान पर। ठीक है, तो ये कितने सारे फोर्सेस लग गए हाँ। इस सिचुएशन में। अब सुनो जरा, जब हम इंसान के बारे में पढ़ रहे होंगे तब कौन से फोर्सेस लेंगे, जो इंसान पे लग रहे हैं बस। एक mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और एक बॉक्स का नॉर्मल रिएक्शन नीचे। सिर्फ ये तीन वाले, कोई बचे हुए तीन नहीं। और ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगा ये वाली चीज, टेंशन मत लो। ठीक है यार छोड़ दो यार। बस हो गया। टाइम है। अब तुम जाओ ठीक है ना, ये जरूर बना लेना। उनकी बैटरी 4%। बना ले। ऑब्वियस बंदे पे भाई, इतना बना लो बस, एग्जांपल डाल के इतना बना लो बस, एग्जांपल डाल के इतना बना लो। बना लिया अभी। तो जाओ फिर। खत्म। हाँ बस, थर्ड लो खत्म। भाग जा। थर्ड लो खत्म। देवघर वाला डायग्राम दिखाना है क्या? जिसका ये डायग्राम बन चुका है वो जाए। हाँ तो ऊपर वाला नमस्ते भैया। ये क्या था ये? अच्छा ये नीचे लग रहा है इसका। भैया नमस्ते। नमस्ते क्यों कह दिया मैंने, शुभ नमस्ते। मैं आपने एक अर्थ का एमजी नहीं बनाया ऊपर वाले में। क्या? अरे वो मिटा गया यार गलती से। अच्छा अच्छा ठीक है। बिल्कुल वेक्टर वही, वेक्टर की लेंथ से बनाना वही, हाँ उल्टा और ऊपर दिखाना कुछ और भी है डायग्राम ऊपर। ठीक है बस ठीक है। ठीक है भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो।
कोई बचाएगा आप? ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते लकी। चलो सब गए।